अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम इसको स्टार्टअप करेंगे। जो प्रीवियस चैप्टर है 1 उसके प्रॉब्लम्स भी जो है वो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो फाइल भी सेंड करवा दी थी। उसमें प्रॉब्लम्स की जो है वो गाइडलाइंस भी जो है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी दे दी गई थी और वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया था 2 क्रेडिट्स के लिहाज से। तो अब इसमें जो है वो ये चैप्टर नंबर 2 है फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो अब इसमें यानी कि जो प्रीवियस चैप्टर था और चैप्टर में जो है वो मतलब मेनली जो है वो जो फ़र्क है कि पिछले में हमने जो वाइब्रेटरी सिस्टम के एलिमेंट्री कंपोनेंट्स थे ना, लाइक जैसे इनर्शिया था जो कि एनर्जी मतलब एब्जॉर्बिंग मीडिया था या एनर्जी जो है वो स्टोरिंग मीडिया था, और उसके बाद स्प्रिंग होता था जो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग मीडिया होता था, और उसके बाद जो है वो डैम्पिंग एलिमेंट्स जो कि एनर्जी डिसिपेटिंग जो है वो मीडिया होता था या कह लें कंट्रोलिंग मीडिया एक तरह से होता था। वो हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट देखे। फिर जो है वो चैप्टर के एंड पर हमने क्या किया कि उसमें जो है वो चूँकि जो मैस सप्लिंग सिस्टम की जो मूवमेंट होती है वो सिंपल हार्मोनिक जो है वो टाइप ऑफ मोशन होती है, तो हमने उसको जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो थोड़ा उसमें जो है वो किया। हमने उसकी वेक्टर टेक्निक्स देखी कि वेरियस जो है वो अगर इंडिपेंडेंट मतलब है वेक्टर्स होते हैं या हार्मोनिक मोशंस होती हैं तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह कैसे कर सकते हैं और रिजल्टेंट मोशन कैसे अचीव होती है। जी, तो इस चैप्टर में हम जो है वो क्या हम करेंगे कि एक वाइब्रेटरी सिस्टम के लिए जो है वो जो गवर्निंग इक्वेशन है उसकी हम डेरिवेशन करेंगे, यानी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो है वो उनके लिए हम क्या काम करेंगे, गवर्निंग इक्वेशन जो कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा के या एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स वगैरह लगा के हम वो डिराइव करेंगे। अब इसमें जो है वो फर्दर हम इसमें जो है चलते हैं तो यहाँ पे 2.1 आर्टिकल है इंट्रोडक्शन। तो इस आर्टिकल में हम जो है वो मेन जो चीज़ें देखते हैं कि इसमें सिंगल डिग्री ऑफ सिस्टम की जो है वो उसने एक थोड़ी डेफिनेशन वगैरह जो है वो स्टेट की है, सही है, जो कि एक सिंपलेस्ट जो है वो वाइब्रेटरी सिस्टम है जिसको हम सिंगल फ्रीडम सिस्टम जो है वो कहते हैं। चूँकि और उसकी रीज़न क्या उसने बताई कि वन कोऑर्डिनेट एक्स इज सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ मैस एट एनी इंस्टेंट। चूँकि ये वन डायमेंशनल सिस्टम है, एक ही डायमेंशन में, तो इस वजह से सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो गया। वो कहता है कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द मैस, हैंस द मोशन रिजल्टिंग फ्राम इट्स एन इनिशियल डिस्टर्बेंस विल बी फ्री वाइब्रेशन। चूँकि हम इनिशियल इसको एक्साइटेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल अब ये इसकी जो है वो मेनली स्कीमेटिक है। तो अब स्टूडेंट का जो है वो टास्क ये होगा कि सबसे पहले वो इस डायग्राम को जो है वो रजिस्टर वगैरह पे बनाएं बिल्कुल एग्जैक्टली, और इस सिस्टम का जो है वो मॉडल को फैब्रिकेट करने के लिए भी कहा हुआ है, लेकिन वो अभी तक जो है वो आप लोगों ने नहीं किया, सही है ना। तो उसको भी जल्द से जल्द जो है वो बना के सबमिट करवाएँ। तो बहरहाल आप ये जो है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो उसने जो है वो दे दी है, मैं ऐसे एक आइडियल सिस्टम बनाया है। तो अब इसमें जो है वो क्या सिचुएशन हुई है कि इस पर हमने इनिशियल एक्साइटेशन जो है वो ली है, उसकी जो है वो फ्री लेंथ जो है वो L0 या L0 जो है ये मतलब ये शो की हुई है, यानी अनएक्सटेंडेड लेंथ है। तो उसके बाद जो है वो अगर उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिया है तो यानी कि अब इस ए में ख़ास अहम बात यह है कि इसके अंदर एक्स पॉजिटिव राइट की तरफ है, ये प्लस जो निशान लिखा हुआ है, तो ये आपने ख़ुद जो है वो मेंशन कर देना है कि हम राइट की तरफ हमने पॉजिटिव लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसी तरह आप चाहें तो वो इस तरफ लेफ़्ट की तरफ भी पॉजिटिव ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बुक वाले ने जो है वो राइट की तरफ पॉजिटिव लिया है, सही है ना। तो ये कन्वेंशन क्वाइट आर्बिट्रेरी है, लेकिन जब ये एक दफ़ा स्पेसिफाई कर देते हैं तो फिर आपने पूरा सिस्टम उसी के लिहाज से डिज़ाइन करना होता है, यानी इक्वेशन उसी लिहाज से डिराइव करनी होती है। तो अब देखें कि अब जब हम इस तरह मूव करेंगे तो साफ ज़र स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी हम जो है वो फेमिलियर हैं कि वो साफ ज़र स्प्रिंग कांस्टेंट के है और डिस्प्लेसमेंट ये जो एक्स होगा उसके प्रोपोर्शनेट जो है वो होनी है, ठीक है ना। तो एफ़ जो है यानी एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्राम द मीन पोजीशन होती है। तो उसी तरीके से यानी कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के आ गया, सही है। तो ये कि एक्स इस तरफ आ गई यानी टुवर्ड्स लेफ़्ट।
तो ये चीज़ आ गई। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये जो वेक्टर है ये सिर्फ उसने नोटेशन के लिए शो किया है कि इस तरफ पॉजिटिव है, यानी इस तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इस तरफ अगर उसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी बना लेंगे वो भी पॉजिटिव होगी, डबल डेरिवेटिव लेंगे एक्सेलरेशन वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सही है ना। तो ये कोई फोर्स नहीं इसको शो कर रहा है, यानी आपने ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये जो है वो प्लस का निशान है, तीर का निशान, तो ये किसी फोर्स को शो कर रहा है, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि एक्स राइट की तरफ पॉजिटिव है, बस इससे इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो सिर्फ आपने बस ये ख्याल रखना है और कोई मसला ही नहीं है जनाब। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। अब हम मकसद है इसी तरीके से उसने ये भी एक 1DF सिस्टम जो है वो इसी तरीके से बनाया है, ठीक है ना, ये कैम एंड फॉलोअर सिस्टम का। बहरहाल ये जो चीज़ बताई फिगर को जो है वो ये आगे जाके हम इसको डिराइव करते हैं, मेथड देखते हैं। अभी फर्दर आप इस इंट्रोडक्शन के अंदर जो है चीज़ें देखते जाएँ। ये देखें, ये कैबिनेट स्प्रिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम फॉर द कैम फॉलोअर सिस्टम फिगर 1.32। तो ये कैम जो है वो मतलब मूव करे, फॉलोअर मूव करेगा, तो ये स्प्रिंग को जो है वो मकसद है कंप्रेस करेगा। तो अब ये मैस ऊपर जो है वो फ्री है यहाँ से, तो साफ ज़रा मैस जो है वो मूव कर जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम होगा, अब इस सिस्टम में और इस सिस्टम में फ़र्क ये है कि इसमें चूँकि देखें कैम जो है ना वो हर एक मतलब इस साइकिल पे उसको मतलब कंटिन्यूस मूवमेंट दे रही है। सही है ना। तो ये आ जाएगा एक तरह का फोर्स्ड एक्साइटेशन आ जाएगी, क्योंकि कैम ने कंटिन्यूसली मूव करना है तो उसने उसको मूवमेंट देते रहना है। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक इनिशियल एक्साइटेशन देंगे जो कि हटा लेंगे, उसके बाद सिस्टम ऑन इट्स ओन जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये आ जाता है फ्री ऑसिलेशन। सही है ना। इसमें जो है वो कहीं मेंशन भी उसने जो है वो यहाँ पे किया होगा फिगर का, अगर उसने कोई रेफरेंस दिया है तो। जी, उसने इधर जो है वो ये फिगर 2.2 के बारे में उसने यहाँ पे ये राइट किया है। अगर आप ये देखें तो चूँकि असल में वो 1DF सिस्टम के बारे में एग्जांपल जो है वो दे रहा है, तो उसमें जो है वो उसने यहाँ पे ये कहा है, ये देखें वो कहता है सिमिलरली द इलास्टिसिटी ऑफ द सिस्टम विच मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम कैन आल्सो बी आइडियलाइज्ड एज सिंगल स्प्रिंग सिस्टम फॉर द कैम एंड फॉलोअर सिस्टम शोन इन फिगर 1.39। ये जो है ना पीछे हमने एग्जांपल देखी थी, एक दफ़ा इसको पढ़ लें फिर मैं आपको एग्जांपल फिगर देखते हैं। फॉर एग्जांपल द वेरियस मैसेज वर रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट मैस MeQ इन एग्जांपल 1.7। एग्जाम्पल 1.7 की फिगर है 1.39। ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोअर सिस्टम पुश रॉड रॉकर आर्म वॉल्व एंड वॉल स्प्रिंग और ऑल इलास्टिक बट कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल इक्विवेलेंट सिस्टम इक्विवेलेंट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस KEQ। For a simple analysis, the cam and follower system can thus be idealized as a single degree of freedom spring system as shown figure 2.2। तो ये फिगर 2.2 में आपने देखा है, यानी ये जो है वो इसकी यहाँ पे ये वाली जो है वो सॉरी ये वाली फिगर, ये एग्ज़ाम्पल फिगर 1.39 जो है वो ये वाली है एग्ज़ाम्पल 1.12 में, एग्ज़ाम्पल 1.12 में ये वाली। अब इसमें देखेंगे जैसे हमने ये सारी जो है वो मतलब डिफरेंट जो है वो मैसेज थी, तो हमने इनको जो है वो करके जब हमने ए पर जो है वो उसको इक्विवेलेंट फाइंड किया था। सही है ना। तो फर्स्ट केस में यानी कि ये MeQ यहाँ पे ये देख लें, यानी ये MeQ जब हमने उसको जो है वो ए पर लोकेट किया था, ये फर्स्ट केस में ना इक्विवेलेंट पॉइंट्स प्लेस्ड एट ए, तो वो यहाँ पे ये आ गई थी। यानी वो कह रहा है कि ये भी जो है वो साफ ज़रे सिस्टम असल में क्या अगरचे इसमें नंबर ऑफ मैसेज ज़्यादा है लेकिन ये भी 1DF सिस्टम है। इन सब को जो है वो करके यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट फाइंड करके वो हम यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगेन जो है वो अगर आप मतलब उस जो है वो जाएँ उस पेज पे, तो यहाँ पे पेज नंबर जो है वो जी ये था फिगर 2.2। सही है। तो इसमें ये किया। अब इसमें जो मैंने अभी आपको जो चीज़ बताई है कि यहाँ पे चूँकि कैम जो है मूव करती रहेगी, तो ये बात उसने अगरचे मेंशन नहीं की लेकिन ये अंडरस्टूड है जब वो इसकी बात आएगी कि ये 1DF सिस्टम तो है लेकिन ये है फोर्स
एक्साइटेड सिस्टम है, चूँकि कैम हर जो है वो इंस्टेंट के ऊपर इसको एक्साइटेशन देगी, तो इस वजह से ये फोर्स एक्साइटेशन की एग्जांपल आ गई, और ये किसकी आ गई, फ्री एक्साइटेशन की, कि जस्ट आप एक दफ़ा जो है मैस को जो है वो मैनुअली या किसी भी मैकेनिज़्म से डिस्प्लेस कर देंगे और फिर ये ऑन इट्स ओन जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये जो है वो दो एग्जांपल्स आ गई उसकी वन डी सिस्टम की। फिर इसने एक और एग्जांपल भी यहाँ पे बताई है, ये देखें, वो कहते हैं सिमिलरली द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर 2.3, ये देखें यहाँ पर। अब वो क्या कहता है, कैन बी कंसिडर्ड एज अ कैंटिलीवर बीम दैट इज फिक्स्ड एट द ग्राउंड फॉर द स्टडी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन द टॉप मैस कैन बी कंसिडर्ड अ पॉइंट मैस। ये जो है वो ये वाली इसको क्या हम कह देते हैं, पॉइंट मैस है। और ये जो सारी नीचे सपोर्ट लगी हुई है, ये जस्ट लाइक स्प्रिंग या बीम जो है वो आ गई, उसकी इलास्टिसिटी आ गई, ठीक है। कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ स्प्रिंग एंड द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये देखिए बीम कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ स्प्रिंग टू ऑब्टेन द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम शोन फिगर 2.4। तो ये फिगर जो है वो ये 2.4 में अंदर उसने उसको विजुअलाइज किया है, ये स्कीमेटिक बनाई है, और ये इस तरीके से, यानी ये आ गई, ये बीम की स्टिफनेस आ गई और ये मैस आ गई, ऊपर जो सपोर्टेड जो है वो मतलब है उसके एंड पर जो है स्ट्रक्चर की मैस है, ठीक है ना। तो ये वो आ गई, और ये जो है वो यहाँ पे ये ग्राउंड आ गया, तो इसको आइडियलाइज जो है वो कर दिया है उसने। द बिल्डिंग फ्रेम शोन इन द फिगर 2.5। अब फिगर 2.5 देखें, अब इसमें देख लें, यानी ये वो एग्जांपल्स बता रहे हैं वन डी सिस्टम की, तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे भी नॉलेज के लिए जो है वो आप इसको हैबिट बनाएं कि इनको जो है वो पढ़ा करें। अब यहाँ पे ये इलास्टिक कॉलम्स वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं, और यहाँ पे ये जो है वो रिजिड फ्लोर की जो है वो मैस आ गई है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इलास्टिसिटी आ गई, सिस्टम 1DF आ गया। तो ये जो है वो मकसद है, इस तरीके से वो मूवमेंट जो है वो इसकी हो गई, ठीक है ना। कहता है बिल्डिंग फिगर 2.5a कैन बी आइडियलाइज्ड एज अ स्प्रिंग मैस सिस्टम as shown in figure 2.5b. In this case, since the spring constant k is merely the ratio of the force to deflection, it can be determined from the geometric and material properties of its column. The mass of the idealized system is the same as that of the floor if the assume the mass of the column to be negligible. सही है ना। ये फिगर जो है वो 2.5 ये जो है वो ये b है, सही है। तो ये जो है उसने कहा। अब जनाब ये हमारा तो खैर इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। अब हमारा मेन टॉपिक जो आता है डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आर्टिकल 2.2 फ्री वाइब्रेशंस ऑफ एन अनडैम्प्ड ट्रांसलेशनल सिस्टम। अब इसमें जो ख़ास बात है, इसमें हर एक वर्ड को आपने तवज्जो समझना है। पहली तो बात ये कि ये फ्री वाइब्रेशन है, किसका है, अनडैम्प्ड ट्रांसलेशनल सिस्टम है। अनडैम्प्ड है का मतलब है कि अंदर को प्रैक्टिकली फिजिकल डैम्प पर कोई नहीं लगा हुआ। अनडैम्प्ड का मतलब ये है, वैसे तो थोड़ी बहुत डैम्पिंग होती है एयर वगैरह की वजह से, मूवमेंट की वजह से, किसी भी वजह से फ्रिक्शन भी थोड़ी बहुत हो सकती है अगर सिस्टम जो है वो आइडियली स्मूथ नहीं है, लेकिन उस डैम्पर को नेग्लिजिबल करके, चूँकि प्रैक्टिकली डिज़ाइंड कोई इस डैम्पर नहीं लगा होता, इस वजह से अनडैम्प्ड लफ्ज़ बोल दिया उसने। ट्रांसलेशनल का मतलब है कि मतलब है वो ट्रांसलेट कर, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स है राइट या लेफ़्ट की तरफ। तो अब ये चीज़ आ गई। अब इसको जो है वो क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अब इसमें जो है उसने एक वे बताया है इक्वेशन की डेरिवेशन का, कि हमने उस वन डी सिस्टम के लिए कैसे ड्राइव करनी है। तो बाकी ये जो है वो उसने सारी जो है वो डिटेल बताई हुई है। सिंपल सा जो है वो मतलब है उसमें एनालिसिस है, प्रॉब्लम है कि हमने इसको कैसे जो है वो इक्वेशन की डेरिवेशन मतलब कैसे करनी है, ठीक है ना। तो ये जो है वो आप मेनली तो ये जो सारी चीज़ें बताई है, तो न्यूटन साइकिल लॉ वो समझाने की जो है ना वो उसमें मतलब बताना शुरू हो गया है, सही है ना। क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट मैस का जो है वो एक्स आता है, तो फोर्स जो है वो साफ ज़ाहिर ma के बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कि फोर्स जो है वो विद टाइम चेंज होती है, तो इस वजह से जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन भी टाइम का फंक्शन हो जाएगा। चूँकि ये फोर्स टाइम का फंक्शन है, तो साफ ज़ाहिर मैस जो कि जो है वो कांस्टेंट है, पॉइंट मैस है, तो एक्सेलेरेशन इज़ अ टाइम ऑफ फंक्शन है। तो ये चीज़ आ गई। और ये मतलब बताना चाहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डबल डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन, mx डबल डॉट, सही है। तो यहाँ पे सिर्फ उसने ये बताया है कि जो है एक्चुअली जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव होगा, ये देखें। तो ये चीज़ आ गई। बाकी अगर रोटेशनल केस आ जाए तो क्या, अगर मतलब रोटेशनल कोई मैस हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टम आगे उसने कहीं जो है वो अगर
पीछे कहीं बनाया है तो देख लेते हैं, अदरवाइज़ जो है वो हमने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में जो है वो इसमें देखा था। अगर हम ब्रिस्कली जो है वो फॉर एग्जांपल अगर चैप्टर के स्टार्ट में चले जाएं, यहाँ पे ये देखिए ये सिस्टम बनाया था, ये टॉर्शनल सिस्टम। तो ये अब क्या है, यानी मतलब ये लीनियर इक्विवेलेंट है, ये लीनियर है तो ये उसका टॉर्शनल इक्विवेलेंट है। जिस तरह ये भी 1D सिस्टम बनाए थे ना, ये फिगर है 1.11C में, सही है, पेज नंबर है 34 पे। तो ये वाली, तो इसमें ये जो है वो मैथ आ गई, तो इसमें ये जो है बताएगा। अब हम जो है वो उस प्रीवियस जो है वो मतलब जो पेज था उस पर जो है वो चलते हैं। तो जी, तो अब हम इसमें यहाँ पे ये देखते हैं कि इस केस में क्या है कि एम.टी यानी उस पर जो है वो टॉर्शनल यानी कि मोमेंट जो आ गया, ठीक है ना। एम.टी असल में क्या है, ये मोमेंट है और ये टी टाइम का है, यानी मोमेंट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम, मोमेंट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम। ये मोमेंट हो सकता है या टार्क हो सकता है। जे क्या है, ये है उसका मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी जो है वो यूनिट होती है m/r², यानी उस डिस्क का रेडियस और उसकी जो है वो मतलब है स्टैटिक मैस। और ये थीटा डबल डॉट क्या है, उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन। जैसे ये था लीनियर एक्सेलेरेशन था x डबल डॉट, तो ये है एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो इसका मतलब है कि हमने थोड़ा कि जो है वो कंपैरिजन कर लेना है कि Ft का जो है वो रोटेशनल इक्विवेलेंट है मोमेंट, लीनियर के केस में फोर्स, रोटेशनल के केस में मोमेंट, और इधर जो है वो लीनियर के केस में जो है वो स्टैटिक मैस m और रोटेशनल के केस में मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया j। और डबल डॉट जो है एंगुलर जो है वो लीनियर एक्सेलेरेशन के कंपैरिजन में क्या चीज़ आएगी, थीटा डबल डॉट। तो हमें ये जो है वो याद रखना है। तो इसी तरीके से ये उसने बता दिया डबल डेरिवेटिव, ये चीज़ आ गई। खैर बहरहाल जो हमने ये पहले जो है वो हम इसमें बात कर रहे थे, यहाँ पे ये जो फिगर हमने देखी थी, मैंने बताया था कि ये FBD आपने ड्रा कर लेनी डेरिवेशन के लिए। तो अब इस जो है पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे और राइट पॉजिटिव और लेफ़्ट जो है वो नेगेटिव लेंगे। तो आप ये देखते हैं जो उसने डेरिवेशन जो है वो यहाँ पे की है, तो ये उसने जो है वो कर दिया कि समेशन ऑफ एक्चुअली क्या है, ये जो FT उसने लिखा है ये असल में उसने टोटल जो है वो फोर्सेज लिखी हैं, यानी कि रिजल्टेंट लिखा है, ठीक है ना। ये उसने टोटल एक्चुअली जो समेशन ऑफ एफ लिखते हैं ना, ये वो काम किया है कि राइट की तरफ जो है वो मकसद है क्या, नेगेटिव है, सॉरी लेफ़्ट की तरफ, और राइट की तरफ पॉजिटिव है, जो कि राइट की तरफ कोई और फोर्स है ही नहीं। तो चूँकि बॉडी जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है उसके इनर्शिया की वजह से, तो इस तरफ सिर्फ इनर्शियल जो है वो वेक्टर है। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। यानी हमने जो है वो क्या काम किया है, जो है वो जितनी भी उस पर एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो सारी आ जाएंगी किस, इस इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर आएंगी। तो लेफ़्ट साइड पर उधर सिर्फ एक ही फोर्स थी, वो कौन सी थी, kx थी। तो जो कि वो x राइट की तरफ पॉजिटिव था तो वो थी लेफ़्ट की तरफ, तो इसलिए नेगेटिव का निशान आया है। और कोई एक्सटर्नल फोर्स थी नहीं, सही है ना, एक्सटर्नल फोर्स उसके अंदर कोई नहीं थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई, और ये आ गया उसका इनर्शियल फोर्स आ गई क्योंकि वो बॉडी। तो अब इसको जो है वो साफ ज़र इसको जो है वो इस साइड पर जो इक्वेशन की जो है वो राइट हैंड साइड पे ले जाता है मैक्स डबल डॉट के, तो ये गवर्निंग इक्वेशन जो है वो ये आ गई। तो ये जनाब आ गई न्यूटन सेकंड लॉ लगा के। अब सेम यही इक्वेशन को जो है वो डिराइव करने के मुख्तलिफ मेथड वो एक और बता रहा है। वो कहता है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग अदर मेथड्स के, एक तो न्यूटन सेकंड लॉ तो बेसिक मेथड आ गया ना एक तरह का, तो अदर मेथड से भी वो इसका डेरिवेशन का तरीका समझा रहा है बेसिकली। अब ये है डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, तो आप इसमें देखते हैं कि इसमें जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ और डीएलेम्बर्ट में आप जो है वो जानते हैं कि फ़र्क यही होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज है ना, ये देखें XT, ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। सिमिलरली जैसे उसने ये लिखा था कि इन में से जो है वो जब ये जो फोर्स थी ना mx डबल डॉट वाली, ये इनर्शियल फोर्स थी ना,
यानी अगर वो इस साइड पे थी तो वो हमारे पास क्या था, ये रिजल्टेंट फोर्स थी, ये थी रिजल्टेंट न्यूटन सेकंड लॉ में। लेकिन अब हमने क्या किया कि इस फोर्स का ना, ये जो हमारे पास वेक्टर था जो कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, इसकी डायरेक्शन थी राइट की तरफ, जो कि इनर्शिया वेक्टर था, ये रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ थी। तो अब जो कि ये किस तरफ था, राइट की तरफ था, तो हमने क्या किया, इसके इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स मैकेनिकली या फिजिकली किसी वे से, यानी एम एक्स डबल डॉट का जो मतलब प्रोडक्ट है ना, ये जो फोर्स आएगी इनर्शियल, इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर जो इसका इनर्शियल, हमने एक्सटर्नल मीन से एक फोर्स जो है वो मतलब है इसके अपोजिट जो है वो जो एक्सटर्नल फोर्स थी ना, ये माइनस के एक्स वाली, इसके अंदर ही जो है वो क्या काम कर दिया, उसको ऐड कर दिया। यानी हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल फोर्स थी ना, इस ये सिस्टम था, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि एम एक्स डबल डॉट के जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाली जो फोर्स है हमने क्या की, वो इस साइड पे जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस थी लेफ्ट साइड पे जितनी भी थी एफ टी वाली, इधर सिर्फ पहले एक थी तो वो भी इधर जो है वो ऐड कर दी कि इसका नेगेटिव करके, सही है, तो वो ये इधर ऐड हुई है, ये देखें। तो इस तरफ जो है वो साफ ज़ाहिर है वो अब क्या चीज़ आ जाएगी, जो कि अब रिजल्टेंट जो कि ये इस तरफ था और वो उसका इक्विवेलेंट उसी सिस्टम पर हमने नेगेटिव लगा दिया, तो एक तरह का आप ये समझ लें कि वो इधर जो है वो अब इसका नेट अनबैलेंस जो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो रह गई। या इन अदर वर्ड्स आप कैसे कह सकते हैं कि हमने उसका नेगेटिव इस तरफ भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, तो इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया और इधर जो है वो नेगेटिव रह गया, जो कि ये उसने माइनस एक्स डबल डॉट लिखा है। तो जब रोटेशन के केस में इक्विवेलेंट ये आ जाएगा साफ ज़ाहिर है माइनस जे थीटा डबल डॉट वाला, तो ये है डी एलम्बर्ट। डी एलम्बर्ट में जब भी जो है ना वो बात आनी है तो आपने बस जो है ना वो ये जो है ना उसके लिए डायग्राम में अब क्या फ़र्क होगा, जो डायग्राम बनाएंगे इस डायग्राम में आप ये देख लें कि अब आपने पेज पे थोड़ा सा ये वर्क जो है वो साथ कर लेना है। आपने यही जो है वो बनानी है डायग्राम, इस डायग्राम को मैं थोड़ा इधर यहाँ से आपको बना के दिखाता हूँ डी एलम्बर्ट्स के लिए। सॉरी, ये देखें यहाँ पे इसको जो है वो थोड़ा क्लिप कर लें। ये देखें, इसको जब हम यहाँ पे क्लिप करके लाते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, तो ये देखें यानी एक्चुअली जो है वो डी एलम्बर्ट के लिए सेम यही डायग्राम है। जो फ़र्क होना है वो ये होना है कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हम इसके साथ ये मतलब वेक्टर एक और बना देते हैं यहाँ पे ना इसी डायरेक्शन में, सही है ना, इधर बना दें, सही है ना, ये नीचे यहाँ पे बना दें, ठीक है ना, इसके साथ ही, ठीक है, इसके और इसकी यहाँ पे जो है वो एरो सिंबल भी जो है वो डाल लें। ठीक है, जस्ट जो है वो समझाने के लिए, तो ये चीज़ आ गई। अब ये जो यहाँ पर हम जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो वाली जो फोर्स है ना, इस तरीके से हमने शो कर देनी है एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे, और इसको जो है ना जो कि ये इनर्शियल जो है वो फोर्स होती है बेसिकली, तो हम इसको सॉलिड भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जो है वो इसको ऐसे जो है वो डॉटेड सा जो है वो बना लेते हैं ये वेक्टर। तो ये जो है वो फोर्स असल में क्या चीज़ आ जाएगी, ये जो कि एक्चुअल इनर्शिया इस तरफ था, लेकिन जब हमने डी एलम्बर्ट्स के लिए जो है वो कोई बनानी है स्कीमेटिक, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो इस तरह बननी है, यानी के एक्स वाली साइड पर ही ये इनर्शिया का नेगेटिव करके इधर जो है वो ऐड कर दिया, तो इधर जो है वो एम एक्स डबल डॉट ये आए, तो ये जो है वो साफ ये भी नेगेटिव था जो कि लेफ़्ट की तरफ था, एक्स की तरफ पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो यही काम उसने जनाब वो उस इक्वेशन में किया है। तो मैंने कहा आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इसमें। ये देखें, ये इसलिए जो है वो इधर आ गया। तो अब इसमें भी जो है वो दोनों तरफ जो है वो ये नेगेटिव है, तो हमने इसका क्या काम किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे ले जाएं, तो ये आ गई ये डी एलम्बर्ट्स करके। अब ये उसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको अभी जो है ना वो छोड़ दें, हमें जो है वो ये दो मेथड हैं और एक तीसरा मेथड हम देख लेते हैं
हम इसके बगैर गुजारा कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो मेथड ये आगे आएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो हमने पहला न्यूटन सेकंड का मेथड पढ़ा है, सेकंड लॉ का मेथड, और दूसरा मेथड हमने पढ़ा है डीएलएम्बर्ट्स का। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तीसरा मेथड जो आपने याद रखना है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम जो है वो इसमें जानते हैं, ये सारे को अगर को थोड़ा पढ़ें तो हमें पता है कि अ सिस्टम इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन और एनर्जी डिसिपेटिंग नॉन इलास्टिक मेंबर्स, इफ नो वर्क इज डन ऑन ए कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम कौन सा होता है? जो एनर्जी को कंजर्व करता है, यानी कि वेस्ट नहीं करता, एक दूसरे के अंदर चेंज कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन अच्छा, बाय एक्सटर्नल फोर्सेज अदर देन द ग्रेविटी और द पोटेंशियल फोर्सेज, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट सिंस द एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिस्टम इज पार्टली पोटेंशियल एंड पार्टली कनेटिक। तो अब इस पैराग्राफ इसको जो है वो अगर यहाँ से मैं थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से ये देखें कि वो कहता है ये वाला कि सिंस द वाइब्रेटिंग एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज पार्टली पोटेंशियल एंड पार्टली कनेटिक। ये देखें तो अब क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अब पीछे जो है उस फिगर में चलें, इसी में तो हम ये यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं जी, हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये उसकी मेन पोजीशन है, तो यहाँ पर जो है वो उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए है कि यहाँ पे जो है वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। बेसिकली यहाँ पे जो है वो मेन पोजीशन पे कह लें कि स्प्रिंग जो है वो अनएक्सटेंडेड है। तो जो फर्स्ट साइकिल में भी तो इसको जो है वो मूवमेंट नहीं, जब हम इसको जो है वो मूवमेंट जो है वो देंगे, फॉर एग्जांपल इधर एक्सट्रीम पर जो है वो आगे है, तो अब जो है वो सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी कि जब हम इसको इस तरफ जो है वो मूव करवाएंगे तो स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो साफ ज़रा एक्स जो है वो मीन पोजीशन पे एक्स जो है वो ज़ीरो होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, मीन पर ज़ीरो होगी। लेकिन जब जो है वो इधर मकसद है एक्सट्रीम पर होगा, तो जो इसकी जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंड हो चुका होगा, यानी कि जो एक्स है वो मैक्सिमम हो चुका होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी इधर जो है वो एक्सट्रीम पे, जब ये एक्स मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाएगा। और जब इसके मिडवे जो है वो किसी भी जगह पे क्या हो जाएगा, वो पार्टली जो है वो क्या हो जाएगी, जुज़वी तौर पर जो है वो पोटेंशियल हो जाएगी और जुज़वी तौर पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो उसके बाद जब यानी मेन पोजीशन पे सिस्टम जाएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी? क्योंकि मेन पोजीशन से गुजरते हुए उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि हाफ mv² के बराबर ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो उसके जो है वो जो कि एक्स डॉट जो है वो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये जो है वो आ गई अपना काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको जो है वो यहाँ पे चल के इसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे जी ये देखें जी, तो कहता है द एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज पार्टली काइनेटिक, द सम ऑफ दीज टू एनर्जीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर एक्सट्रीम पर हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम एक्सट्रीम पर हैं, सही है, तो उस वक्त क्या हो जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम मीन पोजीशन पर हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन उसके मिडवे हैं तो क्या हो जाएगा, पार्टली पोटेंशियल पार्टली काइनेटिक आ जाएगी। तो हर इंस्टेंट के ऊपर क्या हो जाएगी, उनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यही चीज़ उसने जो है वो यहाँ पे लिखी है। द काइनेटिक एनर्जी को जो टी से शो कर रहा है, अब ये वे है उसका शो करने का, सही है ना। तो इसे टोल्ड इन द मैथ बाय वर्चू ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, सही है ना।
by virtue of its velocity, sorry, and the potential energy U is stored in the surrounding system by virtue of its elastic deformation. Thus the principle of conservation of energy can be जो है वो expressed as कि T plus U is equal to constant हो गया. तो अब इसमें क्या चीज़ हो गई कि d by dt इंटू क्या, यानी इस सारे का, यानी अगर ये कांस्टेंट है T प्लस U जो एनर्जीज़ हैं, तो अगर हम इसका जो है वो टाइम डेरिवेटिव लें तो टाइम के लिहाज से एनर्जी चूँकि कांस्टेंट है तो ओवरऑल एनर्जी के सम के अंदर जो है वो क्या चीज़ है, कोई चेंज नहीं आ रही. तो टाइम के लिहाज से एनर्जीज़ के सम में जो है वो चेंज ज़ीरो है. ये देखें, इसका मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन द सम ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जीज़ का सम है, इसके अंदर जो टाइम रेट चेंज है वो ज़ीरो है. क्योंकि इनका सम कांस्टेंट है तो चेंज जो है वो साफ ज़ाहिर है टाइम के लिहाज से वो ज़ीरो है. तो ये चीज़ आ गई. तो अब हमने क्या कि इसके अंदर हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जनरल, वो क्या है, हाफ m x डॉट स्क्वायर. एक्स डॉट क्या है, वेलोसिटी है मैस की, जिसका डिस्प्लेसमेंट x था, और u क्या है, हाफ के x स्क्वायर है. तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट की. तो अब जब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो साफ ज़ाहिर है जो है वो हम इसके वो डबल डेरिवेटिव्स वगैरह जो है वो मतलब उसमें लेंगे. तो इसका जो है वो डेरिवेटिव मैं थोड़ा आपको जो है वो इन टर्म्स को ना इधर पुट करके, ये आ तो डायरेक्ट जाती है, लेकिन मैं इसको जो है वो सॉल्व करके आपको जस्ट जो है वो एक मोमेंट में जो है वो यहाँ पे शो करता हूँ. जी, तो ये मैंने इसमें ये यहाँ पे सॉल्व किया. यानी आपने क्या करना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है और आप पोटेंशियल एनर्जी, इनको जो है वो यहाँ पे इनपुट कर देना है 2.6 इक्वेशन में. तो इसमें जब आप ये पुट कर देंगे तो अब आपने क्या काम करना है, इस तरीके से ये मैंने पुट कर दी हैं. तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी. अब हम क्या है इसको जो है वो मतलब हम टर्म्स का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे इंडिविजुअली. तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, चूँकि हाफ एम साफ ज़रा कांस्टेंट है तो ये आउट ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा, और इधर एक्स डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, और फिर आगे हाफ के भी, चूँकि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑलरेडी है तो ये भी कांस्टेंट है, तो हाफ के जो है वो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, और इधर क्या आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है. ठीक है. तो अब हम क्या है, यहाँ से बेशक हम जो है वो चूँकि इस साइड पे ज़ीरो है, सही है ना, तो हाफ को वैसे ही कैंसिल कर देते हैं, या अभी ना भी पुट करें तो बाद में ये इधर 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. खैर, बाकी चीज़ों को देखते हैं कि जो है वो m तो उसी तरीके से आएगा. जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, साफ ज़रा 2x डॉट आएगा, और बेस का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, dx डॉट बाई dt आ जाएगा. तो ये मैंने सिर्फ जो है वो आके समझाने के लिए, ताकि आपने डिटेल के साथ अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसी वे से जो है इसको राइट करना है. ठीक है. तो यानी ये चीज़ आगे प्लस क्या आ जाएगा, हाफ के, और ये 2x आ जाएगा, और फिर आपने बेस का फिर डेरिवेटिव लिया डी एक्स बाई डी टी. तो अब ये जो है वो डी एक्स डॉट बाई डी टी जो है वो साफ ज़रा क्या है, डबल डॉट यानी एक्सेलेरेशन के बराबर होता है. सही है. और ये क्या चीज़ आएगी, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी के बराबर होता है. तो अब इसमें जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी कि जैसे ये मतलब ये 2 के साथ तो ये इधर से कैंसिल भी हो सकता था. सही है ना. तो इधर जो है वो 2 भी कांस्टेंट होगा, कॉमन हो गया, और साथ x डॉट भी इधर भी है और इधर भी. तो हमने 2x डॉट कॉमन ले लिया, 2x डॉट कॉमन ले लिया, और अंदर क्या रह गया, mx डबल डॉट, और प्लस रह गया kx. सही है. तो ये चीज़ आ गई. अब हम इसमें देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स में इक्वेशन आ गई, यानी ये क्या है, एक टर्म ये आ गई ब्रैकेट के अंदर, और एक टर्म आ गई 2x डॉट. तो अब इसमें जो है वो मैथमेटिकली क्या है कि या तो जो है वो 2x डॉट ज़ीरो होना चाहिए, जो कि दो एक तरह की मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स है, या फिर अंदर वाली टर्म पेरेंथेसिस वाली ये होनी चाहिए, मैक्स डबल डॉट की ज़ीरो होनी चाहिए. तो अब चूँकि जो है वो मतलब 2 भी ज़ीरो के बराबर नहीं है, एक्स डॉट भी जो है वो इक्वल टू नॉट जो है वो ज़ीरो है. तो इसका मतलब है कि जो पेरेंथेसिस वाली जो टर्म है मैक्स डबल डॉट प्लस की एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ गई. तो हैंस ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्निक के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया. तो ये भी डेरिवेशन जो है वो पूरी हो गई, ये वाली इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 2.3. तो ये चीज़ आ गई. अब इसमें जो है वो साथ एक और उसने जो है वो तमहीद बांधी हुई है कि इक्वेशन ऑफ मोशन मैस स्प्रिंग सिस्टम इन द वर्टिकल पोजीशन. तो वर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा फ़र्क जो बताना चाहता है ना वो ये है कि जब हम मतलब ये एक सिस्टम देखें, एक वर्टिकल है, ये सिस्टम हमने लगाया हुआ है. अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा ये होता है कि अब इसकी
जब हॉरिजेंटल सिस्टम पड़ा होता है ना, तो उस वक्त उसकी जो फ्री लेंथ होती है, जो कि ग्रेविटी और जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, वो ग्रेविटी को सरफेस सपोर्ट कर रही होती है। ग्रेविटी को क्या होता है, सरफेस सपोर्ट कर रही होती है जब हॉरिजेंटल सिस्टम होता है। लेकिन जब इसके साथ मैस लगाएंगे भी ना, तो मैस यानी बॉडी की पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो पोजीशन ये आ गई, ये जो है वो ओ जो शो किया हुआ है ना, ये बॉडी की इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। सही है। तो अब ये है कि सॉरी, जो इसकी पहली पोजीशन आनी है ना, ये देखें ना, उसने एल नॉट प्लस डेल्टा एस टी लिखा है, यानी इसको वेट को लगाने से पहले उसकी जो फ्री लेंथ होनी है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी डायग्राम को मैं यहाँ से थोड़ा क्लिप करके पेंट पे जो है वो ले जाके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की बात करता हूँ। सही है कि हम इसको यहाँ से क्लिप करते हैं इस डायग्राम को, और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं, ये देखें। और यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि इसकी जो है वो जो इनिशियल जब ये फ्री लेंथ होगी ना, वो हम ये कह देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक रेफरेंस के तौर पे जस्ट जो है वो समझाने के लिए एक लाइन जो है वो लगाऊं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये ठीक है ना, यहाँ पे कर लें, ठीक है ना, इस जगह पे कि ये उसकी इनिशियल जो है वो एक कह लें कि ये जो है वो फ्री लेंथ पहली वाली जो है उसकी ये इक्विलिब्रियम स्टेट थी। इसको थोड़ा जो है वो डैश पैटर्न में बना देते हैं। ये तो अब क्या है, यानी जब उसकी फ्री लेंथ थी ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, ठीक है, यानी इससे लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फ्री लेंथ का था। जब उसके साथ हमने मैस लगाई है ना, तो साथ ये जो पोजीशन आ गई ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आया है, वो अब क्या है, डेल्टा एस टी आया, यानी यहाँ से लेकर इस इक्विलिब्रियम तक। ये इक्विलिब्रियम कौन सा था, जब मैस उसके साथ नहीं लगी हुई थी। ये मैं जो है ना अब औरली मैं स्टेट कर रहा हूँ, हर चीज़ मैं इधर जो है वो जो कि अभी लिख नहीं सकता, कि ये वाली जो पोजीशन है ये किसकी है, जब मैस इसके साथ नहीं अटैच की गई थी, ये फ्री लेंथ थी स्प्रिंग की। जब मैस लगाई तो साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मतलब है पोजीशन उसकी आ गई डेल्टा एस टी की। तो अब जो एक्सटेंडेड लेंथ आ गई स्प्रिंग की, जो न्यू इक्विलिब्रियम आ गया ना, वो ये आ गया जो ओ उसने लिख दिया है, तो एल नॉट प्लस डेल्टा एस टी। तो अब इसमें जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी कि चूँकि नीचे की तरफ जो है वो उसका वेट एक्ट कर रहा है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो ऊपर क्या चीज़ है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो जो इसके ऊपर स्टैटिक होगी, मूव नहीं कर रही होगी, हो जाएगी के डेल्टा एस टी। चूँकि ये डेल्टा एस टी था तो स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में जो है वो बैलेंस करेंगी। और अगेन याद रखें कि ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है। जो हम उसको इनिशियल एक्साइटेशन देंगे ना, वो हम इसके इस इक्विलिब्रियम के बाद देंगे, ये जो है ना ओ के बाद देंगे, तो बॉडी डायनामिकली मूव करेगा। अभी ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो अगेन नोट कि ये वाली जो है वो मतलब ये क्या चीज़ है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वाली जो है वो डायग्राम है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में यानी आप अगर हम इक्वेशन जो है वो लिखें तो किसके बराबर हो जाएगी, साफ ज़ाहिर है जो है वो के डेल्टा एस टी माइनस एम जी, सही है ना, इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, सही है ना। तो इसका मतलब जो है वो क्या है कि जो वेट है वो के डेल्टा एस टी के बराबर हो गया। तो इसमें यही चीज़ उसने जो है वो यहाँ पे ये बताई हुई है, ये चीज़ है। अब हम उसके बाद जब न्यू जो है वो मकसद है इसकी इसको जो है वो इनिशियल एक्साइटेशन देंगे, तो इनिशियल एक्साइटेशन जब देंगे तो अब सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी। अगर हम जो है वो मतलब थोड़ा गौर करें तो हम ये देखते हैं कि उस पर जो है वो डाउनवार्ड जो है, अब देखें इस पर जो है वो क्या चीज़ हो जाएगा, डाउनवार्ड तो उस पर सिर्फ वेट एक्ट कर रहा होगा, डाउनवार्ड क्या उस पर सिर्फ ये देखें वेट एक्ट कर रहा होगा। और ऊपर वाली साइड पे ये जो उसने लिख दिया ना के डेल्टा एस टी और प्लस के एक्स, यानी कि डेल्टा एस टी तो उस पर जो है वो कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो कांस्टेंट फोर्स है जो कि वेट की वजह से आ गई है रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स है ड्यू टू वेट, ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि कांस्टेंट है
अब इसमें दो टर्म जो है ना वो याद रखें कि ये कांस्टेंट रीस्टोरिंग फोर्स है के डेल्टा एस टी, और ये जो है वो के एक्स वाली है ये वेरिएबल रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि एक्स वेरी करेगा मीन पोजीशन से, तो इसी वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स है के एक्स बी, और ये एक्स जो है वो टाइम का फंक्शन है। ये जो डेल्टा एस टी है ये किसी चीज़ का फंक्शन नहीं है, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने उधर डायग्राम बनाई थी ये वाला, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो इसमें जो है वो एक टर्म और जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस मैंने करवा दी कि वेरिएबल रीस्टोरिंग फोर्स और कांस्टेंट रीस्टोरिंग फोर्स। तो के डेल्टा एस टी कांस्टेंट रीस्टोरिंग फोर्स है और के एक्स क्या है, वो वेरिएबल रीस्टोरिंग फोर्स है। तो इसको जब हमने ये देखा है तो ये देखते हैं कि एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जो है वो माइनस के इंटू एक्स आ गया। तो जो क्या है, अगर हमने मकसद है एक्सटर्नल फोर्सेस का जो है वो अगर हमने जो है वो इसमें जो है वो सम किया है तो हम जो है वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये चीज़ें जो है वो आ गई। अगर हम ये अक्सर डाउनवर्ड जो है ना उसने मोशन को एक्चुअली पॉजिटिव लिया है, ये बात याद रहे, क्योंकि यहाँ पे भी ये देखें एक्स उसने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है, तो ये ख्याल रखना है। क्योंकि इस इक्वेशन को राइट करते हुए आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव क्यों है। वो इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि उसने मीन पोजीशन से इस तरफ पॉजिटिव ले लिया है नीचे की तरफ। अगर वो अब पॉजिटिव लेता तो साफ ज़ाहिर ये जो है वो के डेल्टा टी ये पॉजिटिव हो जाता और ये नेगेटिव हो जाता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब वो चूँकि एक्साइटेशन डाउनवर्ड दे रहा है तो इसलिए जो है वो ये है, तो ये इक्वेशन जो है वो ये आ गई, सही है ना। साफ ज़ाहिर नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स में वेट आ गया और साथ ये जो है वो मकसद ऊपर की तरफ एक ये वेरिएबल रिस्टोरिंग फोर्स आ गई और दूसरी आ गई कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। तो ये दो फोर्सेस आ गई, ठीक हो गया। तो ये अब इन के अंडर जो है वो मतलब है बॉडी इनर्शिया किस तरह मूव कर रहा है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव जो है वो आ गया इस साइड पे, ठीक है ना। यानी अब समेशन ऑफ मतलब एफ एक्स के इसके बराबर होता है एम ए के बराबर होता है। तो अब ये एक्सटर्नल फोर्सेज वो इस साइड पे भी लिख सकता था, लेकिन अब उसने यहाँ पे इस लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लिख दिया, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। आप बेशक इनको इस साइड पे लिख लें और इस एम एक्स डबल डॉट को इस साइड पे लिख लें, कोई मसला नहीं है। खैर अब हमने क्या किया कि हमने देखा कि जब हम इसको जो है वो मतलब करते हैं तो माइनस के एक्स और आ जाएगा और आगे आ जाएगा माइनस के एस टी। अब हमने इस इक्वेशन से देखा है कि जो है वो साफ ज़रा की एस टी जो है वो क्या है, डेल्टा एस टी वो एम जी के बराबर यानी वेट के बराबर है। तो यहाँ से जो है वो माइनस के डेल्टा एस टी ये प्लस वेट के साथ एक्चुअली कैंसल आउट हो गया, तो वो ज़ीरो आ गया। तो अंदर जो है वो फिर क्या रह जाएगा, एम एस डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स रह जाएगा, जो कि इस साइड पे लाएंगे तो फिर आ जाएगा डबल प्लस के एक्स। यानी इसका मतलब है कि वर्टिकल केस में भी जो फाइनल इक्वेशन आती है वो अनचेंज्ड रहती है, वो यही की यही रहती है। तो ये आप इसको जो है वो थोड़ा नोट कर लें क्या मैं, तो ये भी चीज़ जो है वो यहाँ पे आ गई स्टैटिक एबिलिटी, ये देखें यही उसने जो है वो किया है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर भी उसने बाकी मेथड भी लगा दिए हैं, लेकिन अब इनकी ज़रूरत नहीं है, सही है ना। वो मैंने आपको जैसे बता दिए, इनको जो है आप ख़ुद देख लेना। तो यहाँ पर जनाब इसका ये स्टेप जो है वो हमारा पूरा हो गया। जी, तो इसमें ये डेरिवेशन के लिए यानी ये अब क्या है, ये जो इक्वेशन थी ना हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन जो है वो ये जो उसने डिराइव की है, सही है ना, ये वाली 2.10 या पीछे भी जो ड्राइव किए हैं एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाली, इस इक्वेशन का अब जो है ये थी गवर्निंग इक्वेशन। और अब हमने इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो देखना है कि विद टाइम जो इसका जो रिस्पांस है वो कितना है। याद रखें कि ये जो x जो है वो जो कि टाइम का फंक्शन होता है ना, इसका जो प्रॉपर जो है वो नेम है वो है रिस्पांस। तो हमने इसको जो है वो क्या डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या बोलना है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम का रिस्पांस है, और ये क्या है, टाइम का फंक्शन है। और ये याद रख लें कि जैसे स्टैटिक डिफ्लेक्शन थी ना डेल्टा एस टी, उसी तरीके से ये है डायनामिक डिफ्लेक्शन, ये है डायनामिक डिफ्लेक्शन है। तो क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है और ये उस वक़्त जो है वो होती है जब मैस जो है वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि जब डेल्टा एस टी होती है स्टैटिक डिफ्लेक्शन, उस वक़्त मैस के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है।
सही है ना, और वो सिर्फ इक्विलिब्रियम में होती है। तो अब जो है वो क्या सिचुएशन होती है कि जब अपना मैस जो है वो मूव करती है तो तब जो है वो क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन बन जाता है। जब ये टाइम का फंक्शन जो है वो बनता है तो उसका जो है वो एज्यूम्ड सलेशन वो किसके बराबर एज्यूम किया जा सकता है, सी ई एस जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट का ये हो सकता है कि सर ये जो है वो 2.11 इक्वेशन में सी ई एस टी उसने क्यों एज्यूम किया। तो इसमें एक बात याद रख लें कि इसके बैक एंड पर कैलकुलस की या कह लें कि डिफरेंशियल जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल थ्योरी ODEs ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो है वो थ्योरी है। आप किसी कैलकुलस की बुक से जो है वो थोड़ा सर्च आउट करके, ठीक है ना, चूँकि मेरे पास भी जो है वो इसमें है, लेकिन अब उसके ऊपर काफ़ी जो है वो अननेसेसरी जो है वो मतलब उसमें टाइम लग जाता है और लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। वो आप अपने तौर पे जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल हमारे स्कोप में सिर्फ उसका रिज़ल्ट है कि हम ये जानते हैं कि चूँकि आपने वो पिछले चैप्टर में भी देखा है कि हम जो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, यानी एक्स टी, वो हम उसको जो है वो कैसे लिख सकते हैं कि उसका कोई एम्पलीट्यूड जो है वो जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे कैपिटल एक्स वो लिख देता था या ए लिख देता था, यहाँ पे उसने सी एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। यानी सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सही है। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो आ जाएगा इस तरह का। ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स के बारे याद रख लें कि ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, जो हमने एम एक्स डबल डॉट, इस इक्वेशन के बारे में सबसे पहले तो एक जो है वो ये बात याद रखें कि ये इक्वेशन ये इसको हम बोलते हैं कि सेकंड ऑर्डर है, जो कि इसके अंदर हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो एक्स डबल डॉट है, यानी डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी, सही है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर तो ये सेकंड ऑर्डर है। और लीनियर, लीनियर इस वजह से बोलते हैं कि ये जो है वो इधर एक्स डॉट है तो यहाँ पे जो है वो एक्स डबल डॉट है, तो इसके साथ जो है वो जो कि डैम्पर इसके अंदर नहीं है, वरना सी एक्स डॉट वाली टर्म भी आनी थी। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियरली डिसेंड होते हैं। लीनियरली क्या होते हैं, डिसेंड होते हैं। यानी यहाँ पे जो है वो एम एक्स डबल डॉट है तो आगे टर्म आ जाती सी एक्स डॉट और फिर जो है वो क्या आ जाती, के एक्स आ जाती। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पे जो है वो मैथ्स के साथ जो है वो सेकंड ऑर्डर है। आगे जो है वो अगर डैम्पर वाली टर्म होती तो उसके साथ फर्स्ट जो है वो डेरिवेटिव होता, तो आखिर पे जो है वो मतलब है उसका एक्सपोनेंट ज़ीरो आ गया, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वो उसकी वैल्यू जो है 1 हो गई। तो यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव जो है वो कह लें कि अगर हम डेरिवेटिव की पावर्स को अगर देखें तो यहाँ पे 2 आ गई, आगे जो है वो 1 वाला जो है ना, यानी 2 1 और 0 आना है ना, तो 1 वाला जो है 1 वाला मिसिंग है इसके अंदर, चूँकि ये अनडैम्प्ड है। अगर ये डैम्प्ड होता ना तो फिर क्या है वो 1 वाला भी आ जाता। तो यहाँ पे 2 मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 और इधर फिर जो है वो 1 वाले टर्म मिसिंग है, और जो है वो 0 वाली टर्म ये के एक्स है, चूँकि ऐसे ही समझ लेते हैं हम। तो इधर जो है वो डेरिवेटिव की जो है वो पावर क्या है, यानी कि ज़ीरो है, सही है ना, ऐसे समझ लेते हैं हम। तो ये लीनियरली जो है वो चेंज होते हैं डेरिवेटिव, तो इस वजह से इसको बोलते हैं लीनियर। तो सेकंड ऑर्डर जो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो इस वजह से सेकंड ऑर्डर, और लीनियर जो है वो बोल देते हैं क्योंकि वो लीनियरली चेंज होते हैं। 2 है, फिर 1 है, फिर 0 आ गया, सही है ना। या इसी तरीके से अगर फिर 3 हो, फिर जो है वो क्या 2 आ जाए, फिर जो है वो 1 आ जाए, फिर 0 आ जाए, तो ये लीनियर, सेकेंड ऑर्डर लीनियर। और अगला लफ्ज़ आएगा इम्पॉर्टेंट, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे ज़ीरो होता है। अब इस ज़ीरो की ख़ास जो है वो जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है कि ज़ीरो कहने को तो ये जस्ट एक जो है वो मतलब मैथमेटिकल जो है वो यहाँ पे नंबर आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली ये शो करता है कि राइट हैंड साइड पर उसकी जो एक्साइटेशन है ना ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ मोशन वो ज़ीरो है। यानी अगर देखें ना हम जो इनिशियल एक्साइटेशन होती है वो तो हम इसके अंदर मेंशन नहीं करते। तो अब अगर फ्री ऑसिलेशन होते ना तो यहाँ पे ज़ीरो की जगह पे, यानी अगर होते यहाँ पे फोर्स एक्साइटेशन होती तो एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स, और इस राइट हैंड साइड पर क्या हो जाता, यहाँ पे आ जाता एफ टी, यानी कि फोर्स आ जाती
जो उसको एक्साइट करती है हर इंटरवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीछे वो कैम एंड फॉलोवर सिस्टम वाला देखा कि अगर जो है वो कैम मूव कर रही है और वो फॉलोवर को जो है वो हर इंटरवल में जो है वो इनपुट दे रही है फोर्स की, तो वो फोर्स जो है वो इस ज़ीरो वाली साइड पे आनी। तो ज़ीरो ये यहाँ पे ये शो करता है कि जो एक्साइटेशन है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ मोशन एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स के वो ज़ीरो है। तो इन ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है। तो हमने इस टर्म को इस तरीके से समझना है। क्यों? अब इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि एम एक्स डबल डॉट और प्लस के एक्स क्या है, ये बॉडी के इनहेरेंट जो है वो मतलब है पैरामीटर्स हैं। इनके बगैर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर मैस ना हो फिर भी नहीं हो सकता, स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस ना हो तब भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से इनके बगैर तो सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो ये शो करता है कि उस पर जो है वो ड्यूरिंग द मोशन प्रोसेस जो है वो एक्साइटेशन क्या है, ज़ीरो है, यानी फ्री एक्साइटेशन है। इसका मतलब है कोई नो एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। अगर कोई होती तो वो इधर ज़ीरो वाली साइड पे ऐड हो जाती सिंपली, बाकी एज इट इज़ रहती। तो ख़ास बात ये, तो ये इसका क्या ना, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हमने क्या पढ़ना है, इक्वेशन 2.10 कह लें, या पीछे भी जो इक्वेशन थी अब ये सारी बार बार बताता हूँ, 2.3 है वो भी सी यही चीज़ है। या उसके बाद जो है वो 2 पॉइंट जो है वो पीछे जो इक्वेशन जो है वो ये आ रही थी, ये देखें, ठीक है ना, ये वाली ये जो मतलब इक्वेशन यहाँ पे ये आ रही थी ना, ये 2.3 सेम जो है वो इक्वेशन, ये फिर आगे भी उसने जो है वो रेफरेंस जो है ना उसका सेम जो है वो दे दिया है, ठीक है ना। तो ये जो है ये जो जितनी भी इक्वेशन है ये सब के लिए जो है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ये नाम आपने याद रखना है, सही है ना। अगर इधर जो है वो ज़ीरो वाली साइड पे कोई मतलब टर्म आ जाती, एफ टी आ जाता, तो वो क्या होता, सेकंड ऑर्डर जो है वो लीनियर मतलब है उसमें जो है वो हो जाती, लेकिन क्या चीज़ हो जाती, नॉन होमोजीनियस वो बन जाती इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है फ्रॉम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल थ्योरी से जो है वो ये हमने लिख देना है कि वो इसके बराबर होता है, इस फॉर्म का होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ये उसका रिस्पांस है तो हम इसका साफ ज़ाहिर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और हम जो है वो क्या है इसके अंदर जो है वो पुट कर देंगे। अभी कैसे पुट करेंगे ये मैंने आपके लिए जो है वो यहाँ पे ये सॉल्व किया है। ये देखें कि एक्स टी का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सही है ना, डी एक्स टी बाई डी टी, तो एक्स डॉट टी आ गया। तो ये क्या है, एस सी ई एस टी जो है वो इसके बराबर आ गया। और फिर आपने डबल डेरिवेटिव लिया, यानी कि एक तरह का उसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन आ गया, सही है ना, एक्स डबल डॉट, तो ये एस स्क्वायर सी ई एस टी, क्योंकि सी और एस जो है वो आर्बिट्रेरी जो है वो अभी मतलब एक कांस्टेंट है, याद रखें, ठीक है ना। जैसे ये जो है वो अभी हमने डिटरमिन करने हैं। तो अब ये जो है वो वैल्यूज़ जो है वो हमने एम एक्स डबल डॉट टी प्लस के एक्स टी, ये मैंने सिर्फ जो है समझाने के लिए जो है वो उसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया इज इक्वल टू ज़ीरो। हम ये वैल्यूज़ जो है वो अब हम किसकी, एक्स डॉट टी की, एक्स डबल डॉट टी की और एक्स टी वगैरह की पुट करेंगे। तो एक्स डबल डॉट की वैल्यू पुट की तो एस स्क्वायर जो है वो सी ई एस टी जो है ये आ गया प्लस के, और इधर जो है वो एक्स टी आना था तो एक्स टी की वैल्यू ये थी, ये पुट कर दी। अब हमने क्या किया, इसमें से सी ई एस टी कॉमन ले लिया और अंदर क्या रह गया, एम एस स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, सी ई एस टी और एम एस स्क्वायर प्लस के। तो अब हमें देखना है कि या ये ज़ीरो होगी, ठीक है ना, यानी ये देखें, यानी इधर अब इसमें क्या है कि या सी ई एस टी ज़ीरो होना चाहिए जो कि ज़ीरो है ना प्रोडक्ट, तो या फिर क्या होना चाहिए, एम एस स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लेकिन अब हम ये देखते हैं कि सी भी कभी ज़ीरो नहीं सकता। अब सी क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता, क्योंकि सी यहाँ पे उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी एक्स टी तो है उसका जनरल एम्पलीट्यूड है ना एट टाइम टी पे, लेकिन जब उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ना, सही है, यानी उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है एक्सट्रीम तक वो क्या है, सी है, सही है ना, तो वो है कांस्टेंट, वो भी ज़ीरो नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब है कि अगर सी ज़ीरो हो जाए तो देयर इज़ नो ऑसिलेशन, हम उसको कह देंगे फ्री ऑसिलेशन। और ये इक्वेशन जो है अगर वो ज़ीरो तो सेटिस्फाई हो जाएगी, देखें ज़ीरो तो आ जाएगा, सही है ना। हम कह देते हैं कि ये ज़ीरो नहीं है, एम एस स्क्वायर प्लस के ये ज़ीरो है, तो सी ज़ीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन ज़ीरो तो हो जाएगी। लेकिन वो
जो कि सोल्यूशन सिर्फ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ऑसिलेशन नहीं हो रहेगी, तो उसको हम बोल देते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन, TRIVIL, ट्रिवियल सोल्यूशन। तो हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देखना है, तो उसके लिए क्या है, CEST जो है वो जो है EST जो है एक्सपोनेंट की जो भी पावर हो ज़ीरो नहीं हो सकता, ना C ज़ीरो हो सकता है, सही है। तो हम ये देखते हैं कि M² प्लस के मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, सही है ना। ये मैंने इसीलिए मस्ट जो है वो साथ राइट कर दिया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आ जाए तो हमें इसी डिटेल के साथ इसको जो है वो डिराइव करना है, तो ये ना। बाकी इसके अंदर डाटा वगैरह जो है वो गिवन हो सकता है एग्ज़ाम में, तो साथ जो है वो फिर हम वैल्यूज़ भी जो है वो उसमें निकाल लेते हैं। तो अब क्या है, MS² प्लस के एक्स ज़ीरो, तो यहाँ से MS² जो है वो S² किसके बराबर होगा, -K² के बराबर आ गया। और इसको फर्दर हमने देखा कि S किसके बराबर हो जाएगा, साफ ज़ाहिर है प्लस माइनस लेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर यह चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, वो आगे उसने जो है वो लिखा है, ये देखें। अगर हम उसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, ये देखें कि हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, S इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, और माइनस जो है वो मतलब है कि K/M स्क्वायर रूट ये है। और अब उसने क्या किया है कि ये जो माइनस है ना स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो -1 आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाएगा और साथ स्क्वायर रूट बाई KM आ जाएगा। तो जो है वो स्क्वायर रूट माइनस जो है 1 को हमने आयोटा कहते हैं, तो ये आयोटा लिख दिया है प्लस माइनस, और साथ जो है वो स्क्वायर रूट K/M जो है वो आ गया, वो ओमेगा n आ गया। तो इक्वेशन 2.13 के है ना, S की वैल्यू हमने निकाल ली, ये जो उसकी पावर थी ना ये ST कि वो हमने वैल्यू निकाल ली, वो आ गई है ये वाली जो है प्लस माइनस आयोटा ओमेगा n, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा n। अब जहाँ पे आयोटा से नहीं बता दिया, अब ओमेगा n जो है वो हमें पता है स्क्वायर रूट K/M के बराबर होता है। तो अब हमने क्या किया कि अब चूँकि इधर दो रूट्स आ गए ना, ये देखें S जो है वो था, अब इसके जो है वो चूँकि स्क्वायर साथ जो है वो क्या दो रूट्स आ गए, यानी एक आ गया प्लस आयोटा ओमेगा n, हम कह देते हैं S1 फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लिखते हैं सब्सक्रिप्ट S1, आप जो है उसमें राइट कर सकते हैं। और दूसरा आ जाएगा S2, वो क्या चीज़ आ जाएगी, माइनस आयोटा ओमेगा n। तो दो रूट्स आ गए, एक आ गया S1 प्लस आयोटा ओमेगा n, और दूसरा आ गया S2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा n। तो अब जो है वो जितने रूट्स आ जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है हम यहाँ पे इसके उतने ही सोल्यूशन आ जाएंगे, सही है ना। यानी जितने रूट्स होते हैं उतने ही सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं। तो हम एक सोल्यूशन का नाम कह देते हैं कि x1t आए फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी x1t, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हम उसका कोफिशिएंट कह देते हैं, सही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि C1ES1t, और फिर क्या चीज़ आ जाएगी, x2t आ जाएगा इधर से, यानी दूसरा सोल्यूशन दूसरे रूट के लिए वो हो जाएगा C2ES2t आ जाएगा, सही है। तो हम जो है वो ये इस तरीके से जैसे उसने ये लिखा है ना, हम क्या काम करेंगे, जो टोटल सोल्यूशन है फिर क्या हो जाएगा, उनका ये सम हो जाएगा। ये पढ़ें, वो कहता है क्वेश्चन 2.12 इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कौन से वाली, ये 2.12 वाली, ये जो इक्वेशन है, ये जो M² प्लस K वाली है, हम इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक और ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग गवर्निंग इक्वेशन जो है ये वाली। इसके लिए क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है mx डबल प्लस के, ये गवर्निंग इक्वेशन है, मॉडलिंग इक्वेशन, और उसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना वो वाली क्या है, ये वाली M² प्लस के, ठीक है ना। तो इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी जो है वो बोलते हैं, ये इसने बोलती है। अब वो कहता है द टू वैल्यूज ऑफ एस गिवन इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आल्सो नोन एज द ईजन वैल्यूज आर द करेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ द प्रॉब्लम। सिंस बोथ द वैल्यूज ऑफ एस सेटिस्फाई इक्वेशन 2.12, द जनरल सोल्यूशन जो है वो मतलब है 2.12 जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसको जो है वो मतलब है दोनों रूट्स जो है वो सेटिस्फाई जो है वो मतलब करती हैं, सही है। तो इस वजह से क्या चीज़ आ गई, अपना हमने जनरल सोल्यूशन जो है निकाल लिया कि x_t किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा x1t प्लस आ जाएगा x2t। तो x1t हमने ये देखा है कि C1 जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया और साथ आयोटा ओमेगा n, यानी S1t लिख दिया ना, S1 था प्लस आयोटा ओमेगा n_t के बराबर, और S2t किसके बराबर था, वो हमने देखा था कि माइनस आयोटा ओमेगा n_t के बराबर है। तो ये अच्छा, अब इसमें उसूल याद रख लें कि ये जो है वो जब इक्वेशन हो ना, यानी कि होमोजीनियस, यानी सिस्टम हो लीनियर होमोजीनियस जो है वो सिस्टम हो, तो उसके जो इंडिविजुअल सॉल्यूशंस होते हैं
x1t और x2t उनको आपस में सिंपली जो है वो लीनियरली ऐड किया जा सकता है। तो इस वजह से इस प्रिंसिपल को कहते हैं सुपरपोजिशन और लीनियरिटी प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन और लीनियरिटी प्रिंसिपल उसको यूज़ करके हमने सिर्फ होमोजीनियस जो है वो इक्वेशंस के लिए उनके जो इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल सॉल्यूशंस होते हैं ना x1t और x2t, उनका जो सम होता है वो भी ओरिजिनल इक्वेशन mx डबल डॉट प्लस के x इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होता है। तो ये सिचुएशन है। तो ये जनाब हमारे पास यानी कि सलूशन आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन अब जो कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो हमने इसको थोड़ा रियल फॉर्म में लाना है। तो रियल फॉर्म में लाने के लिए क्या है, इक्वेशन 2.15 से वो हेल्प ले रहा है आइलर आइडेंटिटी की। तो आइलर आइडेंटिटी आप जानते हैं कि इस फॉर्म की होती है प्लस माइनस आयोटा थीटा टी अल्फ़ा उसने लिख दिया है, सही है ना। तो इधर ये इस तरह ये होती है कॉज अल्फ़ा बेसिक कैलकुलस से। तो अब हमने जो है वो अब क्या किया कि ये जो है ना आइलर आइडेंटिटी से इसके अंदर जो है वो देखा तो अब हमारे पास ये फॉर्म आएगी। लेकिन अब आप लोगों को इसमें मुश्किल होनी है तो ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व की है। तो इसको देखें कि इक्वेशन 2.15 से इक्वेशन 2.16 कैसे लानी है। सो लेट अस सी इट। ये देखें इसको मैंने सॉल्व किया है। अब ये देखें कि इक्वेशन 2 जो है वो 15 के अंदर हम क्या पुट करेंगे कि आइलर आइडेंटिटी से एक्स टी किसके बराबर हो जाएगा, C1, सही है ना, ये C1 और आगे क्या चीज़ आ जाएगी ये देखें कि ई आयोटा ओमेगा एन टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ई वो किसके बराबर आ जाएगी, साफ ज़ाहिर है वो आ जाएगा कॉज ओमेगा एन टी, ठीक है ना, और प्लस आ जाएगा आयोटा साइन ओमेगा एन टी, ठीक है ना। ये देखें ये किया है C1 और आगे वैल्यू पुट कर दें तो वो क्या आ जाएगा जो है वो कॉज ओमेगा एन टी आइलर आइडेंटिटी से और प्लस आयोटा साइन ओमेगा एन टी आ जाएगा। आगे चलेंगे तो फिर आज C2 आ जाएगा और फिर जो है वो माइनस आयोटा ओमेगा एन वाली टर्म आ जाएगी यानी कि कॉज ओमेगा एन टी, और चूँकि ऊपर माइनस था एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल के तो इस वजह से माइनस आ गया आयोटा साइन ओमेगा एन टी। फिर हमने क्या किया ये ब्रैकेट जो है वो एक्सपेंड कर दी तो आप देखते हैं कि C1 कॉज ओमेगा एन टी प्लस जो है वो आयोटा यानी C1 साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या है C2 इधर भी मल्टीप्लाई हो गया इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या किया कि जो रियल वाली थी ना वो सेपरेट कर लिए। हमने क्या किया कॉज ओमेगा एन टी इसके अंदर और इसके अंदर जो है वो कॉमन ले लिया और इधर C1 और प्लस C2 रह गया और इधर क्या चीज़ रह गई कि इधर आयोटा सी, ये देखें आयोटा C1 और आयोटा माइनस आयोटा C2, यहाँ पे आयोटा फिर कॉमन लिया C1 माइनस C2 आ गया और यहाँ पे जनाब साइन ओमेगा एन टी यानी कॉमन ले लिया तो ये चीज़ आ गई। ये इसका नाम मैंने रख दिया आसानी के लिए 2.16 डैश इक्वेशन। अब हम कह सकते हैं कि जो कि C1 प्लस C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उनका सम भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा जिसका नाम बुक वाले ने A1 रख दिया है। और याद रख लें कि A1 भी उसी तरीके से जैसे C1 और C2 थे ना, ये भी हम डिटरमिन करेंगे कि वो एक्चुअली A1 है क्या चीज़। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो उनका सम भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। आपने यही लॉजिक जो है इसके अंदर देनी है कि बिकॉज ये द सम ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज़ आल्सो अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट A1 है। और इसी तरीके से आयोटा भी चूँकि कांस्टेंट था C1 माइनस C2 इनका जो डिफरेंस है या सम हो तो वो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, उसका नाम A2 रख दिया है। तो अब हमने जब ये वैल्यूज़ जो है वो पुट की इस इक्वेशन में 2.16 डैश में तो उस 2.16 डैश से हमें जो है वो A1 कॉज ओमेगा एन टी प्लस A2 साइन ओमेगा एन टी, तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन आएगी कौन से वाली 2.16, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में भी आ जाए तो आप लोगों ने हमें रट्टा मार के नहीं आगे जो है वो 2.15 से जो है वो छलांग लगा के लिख देनी। आपने इसको डिटेल के साथ जो है वो जैसे मैंने ये किया है तो ये सिर्फ मुझे खपने का शौक़ नहीं था कि मैंने जो है ना आपके लिए लिखी है तो आपने इसकी तरह जो है इसको मिस नहीं करना, ठीक है ना। तो आपने इसी डिटेल को जो है वो आपने लाजमी याद रखना है। तो ये जो है वो 2.16 आ गई, क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि अब इसके अंदर ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना A1 A2 अब हमने इनको फाइंड करना है ताकि जो है वो हम एक प्रॉपर इक्वेशन बना सकें सिस्टम की वर्किंग के लिए। तो अब इसमें अंदर जो है ना ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ें। वो कहता है वेयर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 C2 और A2 A1 कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। तो अब हमने क्या करना है यानी इनिशियल कंडीशन सिस्टम की लगानी सिस्टम पे
तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो अब हम उनसे ये कांस्टेंट 2 फाइंड करेंगे। अब 2 कंडीशंस आर टू बी स्पेसिफाइड टू इवेलुएट द सिस्टम कांस्टेंट यूनिकली। कैसे कि वो कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखे है कि उसने नोट दैट द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी स्पेसिफाइड इज़ द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बहुत अहम बात वो कहता है, ये इसको मैं जो है वो अगेन हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। वो कहता है कि नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी स्पेसिफाइड इज़ द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जितने जो है वो, अब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर थी ना इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर थी, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर। तो जितनी उसकी ऑर्डर होगी वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी के जो है वो उसकी जो है वो नंबर ऑफ कंडीशन उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी ऑर्डर है। सही है ना। जो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि हमें याद होगा कि हम जो है वो इंटीग्रल की जो है ना वो 2 टाइप्स जो है वो पढ़ते थे एक्चुअली। तो बेसिकली देखें ना, अगर इक्वेशन हमारे पास जो है वो mx डबल डॉट प्लस kx वाली जो है वो इक्वेशन है हायर ऑर्डर में, तो हायर ऑर्डर से जब हम रिस्पांस की तरफ आ रहे हैं तो हम लोअर जो है वो ऑर्डर की तरफ आ रहे हैं, तो हम इंटीग्रेट करते हैं। जब हम यानी एक तरह की हमने इंटीग्रेशन की है, ये जो सारा प्रोसेस किया है ना, हमने क्या किया है, उस गवर्निंग इक्वेशन की इंटीग्रेशन की है। जब हमने इंटीग्रेशन की है तो आपको याद होगा कि जो है वो एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो ऐसे समझ लें कि हमने अभी जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल बनाया है, इनडेफिनेट इंटीग्रल बनाया है। सही है ना। तो अब हमने उसको डेफिनेट बनाना है, तो डेफिनेट बनाने के लिए हमें याद होगा कि इंटीग्रल की लिमिट्स होती हैं ना, मतलब है स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट होती है। तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं हमें इंटीग्रल की वो लिमिट्स देंगी। ये कंडीशन इनका क्या होगा कि वो 2 लिमिट्स देंगी। तो अब साफ ज़रा वो जितनी मतलब उसने कह रहा है कि मतलब उसने एक वे बनाया है कि जितनी गवर्निंग इक्वेशन की टर्म होगी हायर ऑर्डर, यानी अगर फॉर एग्जांपल जो है वो थर्ड ऑर्डर होती तो उसकी जो है वो 3 बाउंड्री कंडीशंस हो जाती हैं। सही है ना, उसी हिसाब से। सही है। तो अब ये चूँकि सेकंड ऑर्डर थी तो इसके अंदर जो है वो 2 बाउंड्री कंडीशंस जो है वो आएंगी। और वो 2 बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी हैं, वो कहते हैं द प्रेजेंट केस इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है वो देख लेते हैं कि टाइम 0 पे, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि बॉडी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, तो वो किसी मिडवे स्टेट पर स्टार्ट हो सकता है। तो हम कहते हैं कि मिडवे स्टेट पर जो है वो क्या है कि एट टाइम 0, ये देखें कि इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स टी एंड वेलोसिटी एल टी आर स्पेसिफाइड एज एक्स इज नॉट एंड एक्स डॉट नॉट एट टाइम 0, यानी हम टाइम 0 पे हम ये कहते हैं कि अगर हम टाइम 0 पुट करते हैं तो हम उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना, यानी मोशन के स्टार्ट से पहले जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो आ जाएगा। वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जो कि मतलब ना इक्विलिब्रियम पे होगा ना एक्सट्रीम पे होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होगा तो 0 हो जाएगा, एक्स नॉट 0 हो जाएगा ना इनिशियल, और अगर होगा एक्सट्रीम पे तो फिर एक्स नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। ना एक्सट्रीम पे होगा ना इक्विलिब्रियम पे होगा, उसके मिड वे किसी जगह होगा। सही है। तो उस पर तो अब हम जो है वो अगर हम इसमें कंडीशन जो है पुट करते हैं तो ये वाली कंडीशन जो है आ जाएंगी। ये भी मैंने आपके लिए जो है वो सॉल्व की हैं, ये देखें इसमें यहाँ पे चलें तो ये देखते हैं कि टू ड्राइव इक्वेशन जो है वो 2.18 फ्राम इक्वेशन 2.16, तो 2.16 हमने अभी भी ड्रा की थी, तो उससे हमने इनिशियल कंडीशन फर्स्ट इनिशियल कंडीशन अगर ये लगाएं तो एक्स टी जो है वो टाइम 0 पे एक्स नॉट के बराबर है। ये वैल्यू पुट की 2.16 में तो एक्स नॉट जो है किसके बराबर हो गया, इधर भी 0 पुट किया तो साइन वाली 0 हो गई तो कॉज वाली 1 हो गई, तो यहाँ पे एक्स नॉट A1 के बराबर आ गया। फिर हमने क्या किया कि याद रख लें, अब स्टूडेंट उसमें गलती क्या करते हैं या कर सकते हैं कि वो वेलोसिटी वाली एक्स डॉट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने ये जो जनरल इक्वेशन है ना 2.16, आपने अगेन इसका डेरिवेटिव पहले लेना है, 2.16 का डेरिवेटिव लेना है टाइम के लिहाज से। जब ये आ जाएगी फिर उसके बाद आपने टाइम 0 पुट करना है वेलोसिटी के लिए, याद रख लें। तो अब जो है वो क्या है, दोबारा इसका डेरिवेटिव लिया 2.16 का टू अचीव एक्स डॉट टी, तो ये जो है वो डेरिवेटिव भी जो है वो लिया है। सही है ना। ये तो अब जो है वो मकसद है ये आ जाएगी।
ठीक है ना। इसको डिटेल से आप लोगों ने खुद सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना है। तो अब हमने फिर अब इसके अंदर कंडीशन पुट करनी है, एक्स डॉट टी टाइम 0 पे एक्स डॉट नॉट है। ये जब वैल्यू पुट की तो साफ ज़ाहिर है इधर ये 0 आ गई और कॉज वाली ये आ गई 1। तो जनाब ये एक्स डॉट जो है वो आ जाएगा ओमेगा एन A2 आ जाएगा, जहाँ पे A2 आपने देखा कि वो आ गया एक्स डॉट नॉट बाई ओमेगा एन। तो जनाब इस तरीके से ये वाली कंडीशंस जो है वो डिटेल के साथ ये निकलेंगी, सही है ना। यहाँ पे अब जब ये कंडीशंस जो है वो आ गई हैं, ठीक है ना, A1 A2 वगैरह निकल आए हैं, तो अब हमने ये वैल्यूज़ जो है वो 2.16 में पुट की, तो हमारे पास फाइनल फॉर्म जो है वो आ गई है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉज ओमेगा एन टी प्लस एक्स डॉट नॉट बाई ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। तो ये जो है वो अब प्रॉपरली जो है वो सॉल्व होके ये इक्वेशन 2.18 जो है वो आ गई। लेकिन अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो है वो सलूशन तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई हैं ना, थोड़ी इक्वेशन जो है वो लेंथी बन गई है। तो अब जो है वो यहाँ पे नया टॉपिक वो साथ बना रहा है ऑक्सिलरी टॉपिक हार्मोनिक मोशन का। अब इसमें क्या सिचुएशन है कि अब इसको जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा। अब इसको मैं थोड़ा पढ़ता हूँ कि इसके अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कहते हैं क्वेश्चन 2.15 कौन से वाली थी, ये वाली, और 2.16 और 2.118 आर हार्मोनिक फंक्शंस ऑफ टाइम। सारे ही असल में क्या है, अल्टरनेटिवली राइट किए गए हैं। द मोशन इज सिमेट्रिक अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द mass m. The velocity is the maximum and the acceleration is 0 each time the mass passes the through this position. कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वहाँ पे, सही है ना। एट द एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम, सही है। सिंस दिस रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही है ना। तो वो कहता है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम को जो है वो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं। और द क्वांटिटी ओमेगा एन गिवन बाय इक्वेशन 2 पॉइंट जो है वो 14 रिप्रेजेंट द सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो ये हमें ऑलरेडी पता है इसके बारे में। खैर जो है ये तो अब हमने इक्वेशन 2.18 को थोड़ा और बेहतर फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाइड वे में। तो अब हमने यानी ऐसे समझ लें कि एक फॉर्म ये आ गई, सही है ना, इंडिपेंडेंटली आप कह लें, सही है ना। और अगर जो है वो आप देखें तो इस इक्वेशन है ना ये वाली 2.16 बेसिकली, इसको हमने कंडीशन फाइंड करके हमने ये फॉर्म बनाई है। तो अब इसको थोड़ा कम्पैक्ट फॉर्म में जो है ना एक और वे से लाया जा सकता है, जिसके अंदर जो है यानी देखें आपको समझाने के लिए मैं ये कह देता हूँ कि चूँकि यहाँ पे कॉज ओमेगा एन टी और साइन ओमेगा एन टी हमें पता है कि ये दोनों हार्मोनिक फंक्शंस हैं, और साइन और कोसाइन दोनों फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं। तो हम इसका मतलब है इस इक्वेशन को कम्पैक्ट फॉर्म में या तो साइनोसाइडल साइन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं कम्पैक्ट फॉर्म में, या फिर इसी इक्वेशन को हम कोसाइन फॉर्म में भी कम्पैक्ट करके लिख सकते हैं। तो हम एक्चुअली वो अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं। तो अब इस कम्पैक्शन के लिए उसने क्या काम किया, 2.16 को ही इनिशिएट किया है। तो वहाँ पे अब उसने एज्यूम कर लिया कि उसने क्या एज्यूम किया है, वो कहता है कि A1 हम कह सकते हैं कि जो A1 जो कि एम्पलीट्यूड है ना, जो कि कांस्टेंट है, वो हम कह सकते हैं कि जो है वो मतलब एम्पलीट्यूड मतलब ये देखें कि कॉज ओमेगा एन टी देखें कि ये मतलब एक कंपोनेंट है ना, जैसे किसी वेरिएबल जो है वो एम्पलीट्यूड का, यानी कॉज ओमेगा एन टी किसी वेरिएबल जैसे एक्स टी का एम्पलीट्यूड आएगा, तो A1 जो है वो किसी लार्जर एम्पलीट्यूड जो है वो A का कंपोनेंट आएगा, सही है ना। तो अब हमने जो है वो उसको फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया है कि A1 हमने कह दिया कि A कॉज फाई, सही है ना। यानी हम इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बाउंड्री कंडीशंस आई हैं वो किस वजह से आई हैं, वो फेज शिफ्ट की वजह से जो है वो आई हैं, सही है ना। क्योंकि बॉडी जो है वो हमने ना इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया था, ना उन्होंने इसको एक्सट्रीम से स्टार्ट किया था। तो इस वजह से वो जो फेज शिफ्ट या ज़ीरो एरर होती है जो कि हम मिडवे से स्टार्ट करते हैं, तो वो हर एक साइकिल पे जो है वो शिफ्ट होती जाती है। तो हम उसको जो है वो कह देते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई, ये फाई जो है वो फेज शिफ्ट आ गया। तो इस फास्ट जब फेज शिफ्ट फाई है ना,
तो उस वक़्त जो एम्पलीट्यूड है, यानी कह लें जो कि कांस्टेंट है, उसी तरीके से एम्पलीट्यूड भी तो होगा ना मैस का, सही है ना। जब फेज शिफ्ट होगा तो उस वक़्त एम्पलीट्यूड भी होगा, तो उसका जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट A1 हमने कह दिया कि वो A cos फाई जो है वो एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो गया, A1, A का cos फाई, यानी A है असल में उसका रेडियस, और रेडियस का जो है वो प्रोजेक्शन कह लें कि जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी। इसको अगर आप मतलब बेहतर जो है देखना हो तो यहाँ पे अगर आप ये देखें इस फिगर के अंदर कि ये एक जनरल जो है ना वो उसने फॉर्म बनाई है, ठीक है ना। तो अब देखें कि अब ये देखें ये जो फेज शिफ्ट आया ना, अब ये एक्सट्रीम से स्टार्ट नहीं हुआ, ये देखें कि ये साइकिल के दरमियान से स्टार्ट हुआ है। तो ये अब बाउंड जो कि इनिशियल कंडीशन जो है ना वो ये उसमें जो है ना वो ये आ गया। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो एक अपनी एक्सट्रीम से स्टार्ट होता, ठीक है ना, सही है। यानी कोसाइन के केस में ये क्या एक्सट्रीम से स्टार्ट होता, या साइनोसाइडल फंक्शन होता तो फिर ये ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता। तो चूँकि जो है वो ये पीक से स्टार्ट नहीं हुआ, ये है जब टाइम ज़ीरो है, तो इस वजह से ये जो है वो फेज शिफ्ट इस वजह से आ गया। तो इस फेज शिफ्ट की वजह से साफ ज़रा इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा, ये देखें उसने ये A1 जो है वो ये लगाया ये यहाँ तक, ठीक है ना। ये पीक तक जो है वो A बन गया, तो अब उसका ये A1 कंपोनेंट बन गया। और साथ ये नोट करें कि ये उसने जो है वो A2 ये छोटा सर्कल जो है वो मकसद है ये भी बना दिया है। तो बहरहाल उसने क्या किया कि इनको जो है वो इस फॉर्म में जो है वो राइट कर लिया, A2 A sin फाई, ठीक हो गया, फेज शिफ्ट फॉर्म में लिख लिया। तो अब हमने इनकी जो है वो वैल्यूज़ जो है वो पुट की, तो जनाब हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ गई कौन से वाली, 2.12। ये भी मैंने आपके लिए जो है वो की है, तो इसको थोड़ा देखें कि कैसे किया है। ये अगले पेज पे ये देखें कि हमने क्या किया कि इक्वेशन 2.1 जो है वो इसकी डेरिवेशन जो है वो हम करने लगे हैं। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन 2.16 से हमें पता है कि वो एक और इसके बराबर है। तो हमने 2.19 ये जो इक्वेशन थी ये पीछे, तो इसमें हमने ये अज्यूम किया है, सही है ना। तो ये देखते हैं कि इसमें जो है वो हमने ये अज्यूम किया कि A1 क्या है, A cos फाई, और A2 A sin फाई के बराबर है, वो फेज शिफ्ट की वजह से या बाउंड्री मतलब कंडीशंस की वजह से। तो अब हमने ये वैल्यूज़ इसके अंदर जो है वो पुट की, सही है ना। तो एक इक्वेशन 2.19 डैश रख लिया। अब हमें पता है आइडेंटिटी हम ये यूज़ करते हैं कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस C वाली, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। यहाँ से अल्फ़ा कह देते हैं ओमेगा एन टी, और बीटा फाई के बराबर है। तो यहाँ से हमारा जो है जब इसको राइट करेंगे तो A कॉज ओमेगा एन टी माइनस फाई के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया। तो ये इक्वेशन 2.21 की जो है डेरिवेशन यहाँ पे ये पूरी हो गई, ये वाली ये जो आई है इस तरीके से। तो अब साफ ज़रा इसके अंदर फिर A फाइंड करना है। तो A को अब फाइंड करने के लिए उसने क्या किया है, ये देखें कि A को फाइंड करने के लिए उसने फर्दर जो है वो क्या किया कि इक्वेशन 2.19 है ना ये वाली, अब इसके अंदर जो है वो स्क्वायर एंड सम कर दिया है लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का अपनी अपनी जगह पे। तो ये देखें मैंने जो है वो A1 वाली इसका सम स्क्वायर किया और इनका भी अपने अपनी जगह स्क्वायर किया और फिर सम किया। पहले आपने स्क्वायर करना है और फिर आपने सम करना है, यानी ये नहीं काम करना कि आप कहें कि पहले A1 और A2 को ऐड कर देते हैं, सही है ना, LHS को RHS में, और फिर स्क्वायर करते हैं। नहीं, आपने पहले स्क्वायर करना है और फिर आपने करना है सम। तो फर्स्ट स्क्वायरिंग एंड देन समिंग, तो फिर क्या चीज़ आ जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है, स्क्वायर इसके बराबर आ गया। तो ये आपने देखा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आ गया। ये वैल्यूज़ हमने पहले जो निकाली हुई थी ना बाउंड्री कंडीशंस लगा के, तो ये जो है वो इस फॉर्म में आ गई। तो हम यानी यहाँ से A जो है वो फाइंड कर लिया। फर्दर मोर जो है वो अगर इसको जो है वो थोड़ा जूम कर लें तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो फेज शिफ्ट है, सही है ना, वो भी हम निकाल लेंगे। डिवाइड इक्वेशन LHS RHS ऑफ जो है वो 2 पॉइंट जो है वो ऊपर वाली 19 की। तो हम देखते हैं कि A2/A1 करें तो A sin फाई पे आ गया tan फाई, तो tan फाई tan इनवर्स किया, A2/A1 आ गया tan इनवर्स x डॉट बाई जो है ये वैल्यू पुट की तो ओमेगा x नॉट आ गया। तो ये जनाब ये इस तरीके से ये आ गई, एम्पलीट्यूड आ गया और ये उसका फेज़ एंगल आ गया या फेज़ शिफ्ट आ गया। तो अब उसके अंदर अब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया है
कि इस इक्वेशन के अंदर 2.16 में जो है वो साइन और कोसाइन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। हमने कोसाइन फॉर्म में कम्पैक्ट लिखा है, तो साइन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो अब वो साइन फॉर्म में लिखने का तरीका उसने बता दिया है कि हम क्या है, जैसे 2.19 एज्यूम की थी ना, बिल्कुल उसके पैरेलल हम 2.21 इक्वेशन जो है, सॉरी 2.22 एज्यूम कर सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A नॉट साइन फाई नॉट। अब ये जो नॉट लिख दिया ये सिर्फ उसको सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो कोसाइन के लिए थे और ये साइन के लिए, और कोई मकसद नहीं है, सही है ना। तो ये जो है वो मतलब है हमने इस तरीके से लिख लिया। तो A2 A नॉट कॉस फाई नॉट आ गया। तो अब उसी तरीके से हमने वैल्यू जो है ना, जैसे पीछे सॉल्व किया, आपने खुद करना है, ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, तो आपने पेजेस पे जो है वो ये करना है। उसी तरीके से जब करेंगे तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनेगा, तो उसके अंदर जो कि प्लस ही होता है, तो ओमेगा एन टी प्लस फाई नॉट आ गया है। बाकी जो है उसी तरीके से स्क्वायर करके सम करना है, तो एम्पलीट्यूड ए नॉट आ जाएगा जो कि ए के बराबर आ रहा है प्रैक्टिकली, और फाई नॉट जो है थोड़ा रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि इधर साइन और जो है ना वो कॉज आपस में जो है ना वो शिफ्ट हुए हैं ना, चेंज हुए हैं, यानी कि अल्टरनेट कर दिए हैं। ये देखें A1 के साथ साइन फाई नॉट है, लेकिन इधर क्या था, A1 के साथ कॉज लिखा हुआ था फाई, तो इस वजह से जो है वो एक दूसरे का ये साफ जो है रेसिप्रोकल बन जाएंगे। ये देखें कि फाई नॉट जो है वो टेन इनवर्स जो है वो क्या चीज़ आ गई है, ये इधर जो डिनोमिनेटर में था वो नोमिनेटर में आ गया, ये चीज़ है ना कोसाइन फा। तो ये जनाब 2.25 भी इक्वेशन पूरी हो गई। अब बाकी ये जो है उसने जो है वो मतलब लिखी इसको जो है वो पढ़ लेना। बहरहाल ये जो है उसने ये ग्राफ बनाया है जनरल, तो इसके अंदर जो है ना वो ये बताया है कि ये जो लार्जर सॉलिड सर्कल है ना, ये है एम्पलीट्यूड ए का सर्कल है। तो ये उसने जनरल फॉर्म बनाई है। तो जनरल फॉर्म में जो है वो ये जनाब उसने क्या किया है, ये एम्पलीट्यूड A1 जो है वो आ गया है, A2 जो है वो आ गया है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो इनको जो है ये जो है ना वो कह लें कि सर्कल की जो है ना जो हार्मोनिक प्रॉपर्टी है उसको जो है वो उसने जो है वो सेटिस्फाई किया है। तो इसके साथ ये जो है वो साथ ही उसने मतलब है आर्बिट्रेरली जो है वो प्लॉट जो है वो जनरली प्लॉट कर लिया, ये फेस शिफ्ट जो है बना दिया है, ठीक है ना। ये कोसाइन वाली जो है ना ये एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा माइनस फाइव वाला, इसको जो है वो प्लॉट किया है। तो सही ये आ गया उसका अपना ये टाइम पीरियड आ गया है 2 पाई, ठीक है ना, टाइम पीरियड, ठीक है ना उसका। अच्छा, अब हॉरिजेंटल पे आप देखते हैं कि उसने जो है ना ओमेगा एन टी प्लॉट किया। तो ओमेगा एन टी क्या है, थीटा, यानी इंडिपेंडेंट क्या चीज़ आ गई, थीटा आ गई, और डिपेंडेंट क्या आ गया, एक्स टी आ गया, सही है ना। तो इसी वजह से उसने ये फाइल लिख दिया है, ठीक है ना, इसमें फेस शिफ्ट। तो अब ये नीचे वाली उसके अंदर उसने थोड़ा सा फ़र्क ये डाला है कि यहाँ पे ये जो पूरा एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस जिसके ऊपर उसने सॉरी ये जो है वो कह दिया है ओमेगा एन टी, तो ये सारे जो है वो एक्सेस को अगर हम डिवाइड कर दें ओमेगा एन पे, इस एक्सेस की हर टर्म को हम डिवाइड कर दें ओमेगा एन पे, तो क्या चीज़ हो जाएगी, जो कि थीटा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम टी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये क्या, टी का एक्सेस आ जाएगा, ये देखिए टी का एक्सेस आ गया। तो अब जो कि हमने ओमेगा एन टी को ओमेगा एन पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे टी रह गया, तो फाई को भी ओमेगा एन पे जब डिवाइड करेंगे तो ये नोट करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि फाई बाई ओमेगा एन आ गया, यानी हम फाई बाई ओमेगा एन कह सकते हैं कि फाई बाई ओमेगा एन इज़ द टाइम टेकन टू कवर द फेज शिफ्ट। ये जो फेज शिफ्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है ना, पीक तक पहुँचने में जो टाइम लगा है ना, वो किसके बराबर होगा, हम फेज शिफ्ट को, फेज शिफ्ट वाले एंगल को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फेज शिफ्ट का टाइम आ जाएगा। यानी मैं शॉर्टली अगर इसको लिखना चाहता हूँ, मैं कह देता हूँ कि टी सबस्क्रिप्ट फाई, यानी इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप खुद लिख लेना कि टी सबस्क्रिप्ट फाई इज इक्वल टू फाई बाई ओमेगा एन, यानी वो टाइम आ जाएगा फेज शिफ्ट का टाइम और ये टाइम आ जाएगा जनरल टाइम। तो बाकी जो है वो हमें मतलब पता है कि ये जो है वो इनिशियल जो है ना वो ये आ गई स्लोप, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अगर इस पर टेंजेंट ड्रा करें जो कि डिस्प्लेसमेंट की कर्व है, तो डिस्प्लेसमेंट पर जो है वो जो टेंजेंट होता है वो वेलोसिटी होता है। तो अगर इनिशियल पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट ड्रा करें तो वो क्या आ जाता है, जो है वो इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है, जो कि टेंजेंट को स्लोप भी बोलते हैं। तो इस वजह से उसने ये स्लोप जो है वो लिख दी है सारे। तो ये जनाब इस तरह ये चीज़ आ गई। अब उसने कुछ कंक्लूजन्स जो है वो लिखे हैं, कंक्लूजन्स को जो है वो थोड़ा पढ़ें।
अब इस कंक्लूजन्स को जो है वो देखते हैं जी। तो आप देखते हैं इन कंक्लूजन्स को। तो पहला कंक्लूजन उसने ये निकाला है कि इफ़ द स्प्रिंग मैश सिस्टम इज़ वर्टिकल पोजीशन एज शोन इन द फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फिगर 2-7a शोन इन फिगर 2-7a, द सर्कुलर फ्रीक्वेंसी नेचर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो हमें पता है कि सर्कुलर फ्रीक्वेंसी जो कि मेगन वाली है, हमें मतलब पता है कि वो स्क्वायर रूट k/m के बराबर होती है। तो हम वो कहता है कि नेचुरल जो है ना अपना वर्टिकल के केस में क्या होता है, हमें पता है कि हमने ये ऊपर जो है वो पढ़ा था कि W किसके बराबर था, इज इक्वल टू K डेल्टा एस टी के बराबर था। ये हमने इक्वेशन जो है वो उसमें देखा था 2 पॉइंट जो है 9 में, सही है ना। ये ऊपर जो है वो चल के देखें, जब वर्टिकल जो है ना ये उसने जो है ना बनाया था सिस्टम, तो ये देखें यहाँ पे ये उसने कहा था ना। तो यहाँ से जो है वो क्या होगा, उसने m की जो है वो वैल्यू जो है ना वो मतलब निकाल ली और कुछ नहीं किया। mg था डेल्टा एस टी के बराबर हो गया। तो अब उसने जो है वो यहाँ पे आगे चलें और फिर देखें इसके जो है सॉरी कंक्लूजन्स थे। तो जनाब ये किया, यानी अब उसने जो है वो क्या किया कि W जो है कि किसके बराबर हो गया, वहाँ से W/Δ के बराबर हो गया, W mg के बराबर थे, mg/Δ आ गया। तो यानी हमने क्या किया कि K की जो है वो ये वैल्यू इधर जो है वो पुट कर दी है, सही है ना, वर्टिकल के केस में इक्वेशन 2.9 से। तो जनाब यहाँ पे आ गया है वो m के साथ m जो है वो मतलब कैंसिल हो जाएगा ना ये वाला, ठीक है ना, mg ऊपर है और ये m नीचे है। तो ये जो है वो क्या रह जाएगा नीचे, G/Δ तो हमें पता चल गया कि जब सिस्टम वर्टिकल में जो है वो मतलब हो तो हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैसे निकाल सकते हैं, G/Δ का स्क्वायर रूट कर सकते हैं। जिसका फ़ायदा क्या है, ये तो आगे ना ये है जो है वो आपकी सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। ये उसके बाद उसने 2π में बस डिवाइड कर दिया, जो कि एफ एन किसके बराबर होता है, वो होता है ω/n/2π। ω/n की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये जो है वो G/Δ इसके बराबर आ गया। तो ये जो है वो आ गई उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2π। अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। ये नीचे जो है वो लिख रहा है, ये पढ़ें। वो कहता है दस व्हेन द मैस वाइब्रेट्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन वी कैन कंप्यूट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन सिंपली बाय मेजरिंग द स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो हमें फ़ायदा ये हो गया कि हमें मैस को मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम सिर्फ क्या करेंगे कि एक वर्टिकल स्प्रिंग लगाएंगे, वर्टिकल स्प्रिंग लगा के हम उसका देख लेंगे कि उसकी फ्री लेंथ के वक्त जो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन क्या थी, और फिर उसके बाद उसके साथ वेट लगाएंगे। वेट के बाद उसकी जो फाइनल पोजीशन जो है ना और मतलब देख लेंगे उसकी जो है वो जब मैस अटैच नहीं की हुई थी तो उसका जो है वो डिफरेंस ले लेंगे, वो आ जाएगा Δ तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 होता है, या ब्रिटिश में 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम क्या काम करेंगे, ये हम ये रेशो लेंगे, तो ये जनाब हमारे पास आ जाएगा ये जो है वो G/Δ तो ये जो है वो उसके साथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। यानी हमें सिर्फ जो है चूँकि ये तो कांस्टेंट है तो हमें Δ मेजर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक तरीका भी है जनाब, किसी भी मतलब जो एक अगर स्प्रिंग है सही ना, तो अगर हमने उसकी स्टिफनेस वगैरह जो है वो डिटरमिन करनी है तो हम जो है वो क्या काम कर सकते हैं, हम इससे नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो एक्सपेरिमेंटल फाइंड कर लेंगे, सही है ना, उसको वर्टिकली हैंग करके, सही है ना, उसके Δ जो है वो मतलब निकाल लेंगे। Δ निकाल के जो है वो इस तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ से हम फिर क्या है ω/n निकाल लेंगे Δ करके। ω/n को जो है वो हम देखते हैं कि वो स्क्वायर रूट k/m के बराबर भी तो होता है ना, वही सेम। तो हम यहाँ से क्या है जो है वो
यानी हम क्या काम करेंगे, ओमेगा एन स्क्वायर रूट के बाई एम के बराबर भी होता है। तो एम जो है वो चूँकि जो है वो उसका इनर्शिया है, तो हम इनर्शिया को जो है वो यूनिट भी एज्यूम जो है वो सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या है उसकी ये स्टिफनेस जो है वो अल्टरनेटिवली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमें हेल्प करेगा उसका स्टिफनेस वगैरह जो है वो मतलब कैलकुलेट करने में। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होता है कि हम फोर्स और डिफ्लेक्शन की जो है वो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो हम उसका जो है वो अगर हॉरिजेंटल मतलब बनाएं तो उसका जो है वो उस पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो लगाते हैं, और उसकी जो है वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना एफ इज इक्वल टू के एक्स वाली, ठीक है ना। तो हम जो उसके फोर्स और उसके दरमियान जो है उसका जो स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसके दरमियान ग्राफ बनाएंगे, सही है ना। जो है वो और वहाँ से हम उसकी जो है वो स्लोप निकाल लेंगे, यानी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, तो एक्स आ जाएगा हॉरिजेंटल पे और फोर्स आ जाएगी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। तो हम क्या काम करेंगे, जो है वो रिस्पेक्टिव फोर्सेस जो है वो लगा के, लेकिन वो फोर्सेस जो है ना वो स्टैटिक होंगी, यानी कि जो कि रिस्टोरिंग फोर्स भी उनके बराबर होनी है, प्रैक्टिकली होगा ये फ्री वाइब्रेशन ही, ठीक है। तो हम वहाँ से जो है उसका ग्राफ ड्रा करेंगे, वहाँ से उसकी स्लोप जो है वो फाइंड करके मल्टीपल टाइम्स हम उसकी जो है वो एवरेज लेंगे, तो वहाँ से आ जाएगा वो स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। तो इन अदर केस जो है वो यहाँ पे वो 1 एज्यूम करके हम उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है यूनिट मैस के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी जो है वो मैस मतलब जितनी मर्ज़ी हो, वो सिस्टम की जो है ना वो जो फ्रीक्वेंसी है वो जो कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी उसने जो है वो चेंज नहीं होना। तो ये चीज़ आ गई। तो ये एक तरीक़ाकार आ गया कि वर्टिकल केस में जो है वो आप सिर्फ डिफ्लेक्शन स्टैटिक मेजर करके उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अभी कंक्लूजन नंबर 2 है वो देखते हैं कि वो क्या है। वो कहता है कि अगर इक्वेशन 2.21 में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द मास एट टाइम टी कैन बी ऑब्टेन्ड एज, हम ये देखते हैं कि इक्वेशन जो है ना वो 2.21 सही है ना, जो कोसाइन फॉर्म में थी ये वाली, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को जनाब वो कहता है कि अगर हम इसका यानी वेलोसिटी अगर निकाल लें ना, इसकी वेलोसिटी, तो साफ ज़रा डी एक्स बाई डी टी हम करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, साफ ज़रा माइनस जो है वो आ जाएगा, चूँकि कॉस है डेरिवेटिव, तो माइनस जो है अब जो है वो आ जाएगा ए साइन आ जाएगा, और साथ अब इसका जो है कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव आ जाएगा, साथ फिर इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो इधर जो है वो क्या आ जाएगा इनटू ओमेगा एन आ जाएगा, यानी माइनस ओमेगा एन ए साइन और फिर ओमेगा टी माइनस फाइव आ रहा ये आ जाएगा। तो ये देखें यही चीज़ उसने यहाँ पे राइट की है, ये देखें, यानी माइनस ओमेगा एन ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ये आ जाएगा। अब हमने जो है ना ये जो माइनस है ना, यानी ओमेगा एन ये तो कांस्टेंट आ गया, साथ माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको हम लिख सकते हैं कॉस फॉर्म में, जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं हमें याद होगा। तो वो क्या है कॉस ओमेगा एन टी माइनस फाइव, यानी ये सारा कुछ ऐसे ही लिख के, और ये प्लस उसके अंदर अगर आप पाई ऐड कर दें तो यानी कि माइनस जो है वो साइन आ जाएगा। यानी अब सादा अल्फाज में आपको ऐसे समझाता हूँ कि हमें याद होगा कि माइनस साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 90 या 90 प्लस थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना, सही है। तो वो किसके बराबर हो जाता है, यानी थीटा प्लस जो है वो पाई बाई 2। तो वही जो है वो ये मतलब इसने काम किया है, क्योंकि यहाँ पे था माइनस जो है वो साइन थीटा था, तो यहाँ पे उसने क्या किया है उसको प्लस मतलब कर दिया कि कॉस थीटा प्लस जो है वो पाई बाई 2। तो इसको जो है वो सिंपली आप एक्सपेंड करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा और कॉस बीटा आ जाएगा, पाई बाई 2 पे जो है वो ज़ीरो जाता है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे माइनस आएगा और आगे आ जाएगा कॉस जो है वो मतलब है ओमेगा टी माइनस पाई, और आगे सॉरी आ जाना है यानी कि माइनस, और आगे साइन आ जाना साइन ओमेगा टी, और आगे आ जाना है
यानी कि ये प्लस की वजह से माइनस आएगा और साइन पाई बाई 2 वो 1 के बराबर है, तो फिर ये चीज़ आ जाएगी, तो हम इसको एक्सपेंड करके वेरीफाई कर सकते हैं। खैर एक्सेलेरेशन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन इसका डबल डेरिवेटिव। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेलोसिटी जो है जब हमने ये लिया है इसका टाइम, तो हमें ये पता चल रहा है कि जो है ए कॉज ओमेगा टी माइनस फाई, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर था ना, लेकिन अब ये वेलोसिटी के आया कि उसके अंदर फ़र्क ये आ गया कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट का एंगल होगा उसके अंदर पाई बाई 2 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा ना वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर से 90 डिग्री लीडिंग होगा, और उसका जो है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सही है ना, क्योंकि अगर ओमेगा एन ना होता और ये पाई बाई 2 ऐड ना होते तो ये वाली टर्म जो है वो एक्स टी के बराबर थी, सिंपल रिस्पांस के बराबर। तो रिस्पांस का जब टाइम डेरिवेटिव लिया तो फ़र्क क्या पड़ा, एक ओमेगा एन के साथ मल्टीप्लाई हुआ और साथ एंगल में क्या है, पाई बाई 2 ऐड हुआ है। तो इसी तरह एक्सेलेरेशन जो है वो निकालते हैं तो वो इसके बराबर साफ ज़रिए आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा। अब माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस फाई को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, इसको भी एक्सपेंड करके वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलस से। तो हम देखते हैं कि यानी कि हमें पता चल गया जो एक्सेलेरेशन है वो क्या चीज़ हो जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट से पाई डिग्री जो है ना वो लीडिंग होगा, यानी आगे होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम कहते हैं कि लैगिंग होता, अभी है लीडिंग, और साथ वो मल्टीप्लाई होगा किसके, ओमेगा एन स्क्वायर, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना वो मकसद है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में मैग्नीट्यूड की अगर बात करें ना एक्सेलेरेशन की, तो अगर उसका रिस्पांस जो है वो मकसद है एक्स टी है, तो उसका जो है वो हमने सिंपली उसको ओमेगा एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलेरेशन होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जो है वो स्क्वायर ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पांस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन किसके बराबर आ जाएगी, यूनिट तो इसके हिसाब से मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी है जो भी यूनिट्स होंगी फीट पर सेकंड स्क्वायर जो भी सिस्टम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगी, वो जाएगी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की उसका स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो है वो जो है वो उसके रिस्पांस के साथ। ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये वेलोसिटी निकालनी थी तो उसको जो है वो हमने सिर्फ से नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, एक्सेलेरेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। सही है ना, मैग्नीट्यूड के लिहाज से। बाकी लोकेशन के लिहाज से वो साफ इधर फेज शिफ्ट पाई आ गया, 2 आ गया, इधर पाई आ गया। ओके, तो ये जनाब ये चीज़ सुनेंगे, वेलोसिटी वेक्टर लीड्स डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 और एक्सेलेरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई लीड करता है, या वेलोसिटी से कितना, ये पाई बाई 2 लीड कर जाएगा। आगे वो थर्ड कंक्लूजन कहता है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन जो है वो 2.21 बी कम्स। साफ ज़ाहिर है जब जो है वो क्या चीज़ हो जाएगी, अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो हम जो है वो मतलब है ये देखते हैं इक्वेशन 2.21 में। अब ये कैसे निकलेगी ये देखें, यहाँ पे इधर आए तो हम ये डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पे जो है वो साफ ज़रे चूँकि इक्वेशन 2.21 के अंदर ए कॉज, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें फाइंड करनी है, यानी फाई भी फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है तो ए के लिए जो है वो ये फार्मूला है। तो अब देखते हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ पे एक्स डॉट नॉट बाई ओमेगा एन आ जाएगा, सिंपली स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा एक्स डॉट नॉट बाई ओमेगा एन। और जब इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है क्या चीज़ आ जाएगी, टैन इनवर्स आ जाएगा इन्फिनिटी का। टैन इनवर्स किसका आ जाएगा, इन्फिनिटी का, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में 0 आएगा ना, तो ये जो है वो टैन इन्फिनिटी जो है वो किसके बराबर होता है। सही है ना, ये इस कंक्लूजन में जो है वो ये चीज़ याद रखें कि हमें पता है कि टैन इनवर्स जो है जो वो मतलब है इन्फिनिटी होता है वो किसके बराबर है, यानी कि वैल्यू जो है वो उसकी आ जानी है वो होता है पाई बाई 2 के। ठीक है ना, तो अगर आप टैन जो है वो आप लेते हैं 90, तो हमें पता है कि साइन 90 बाई कॉज 90, तो कॉज 90 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यानी फेज शिफ्ट पाई आ गया, तो ये जो है वो एम्पलीट्यूड आ गया यहाँ से। और ये तो अब इसका मतलब है, अब कॉज ओमेगा एन टी माइनस पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में जो है वो साफ ज़रा एक्सपेंड करके चेक कर लेंगे, वैसे लिख लें तो साइन ओमेगा एन टी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कि अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 हो ना, हमें पता हो,
तो हम सिंपल एक्स टी का फार्मूला जो है वो ये लगा लिया करेंगे। तो हमें ये इक्वेशन 2.21 को कुछ कंक्लूजन्स के लिए, कंडीशंस के लिए हमने सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो ये, अब इसी के इस तरह ये वो बना रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है, दोनों चीज़ों ज़ीरो नहीं हो सकती, दोनों चीज़ों ज़ीरो हो जाएंगी तो फिर तो सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, ना उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ना वेलोसिटी, इसका मतलब सिस्टम है ही एट रेस्ट। एक चीज़ ज़ीरो करनी है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो किया तो ये वाली इक्वेशन बन गई। अगर वेलोसिटी ज़ीरो की भाई तो फिर क्या चीज़ जो है वो बन गई। इसी इक्वेशन को दोबारा देख लें चल के, ठीक है ना, सही है ना, आपके जो है वो, ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, इसलिए जो है वो बार बार ये देखें कि हमने देखा कि अगर जो है वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो, तो इस इक्वेशन में यानी इधर जो है वो ए और जो है ना वो 5 फाइंड करने थे ना, तो ए फाइंड करेंगे तो यहाँ से साफ ज़रा वेलोसिटी वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो ए एक्स नॉट के बराबर आ जाएगा सीधा। इस पर पुट करेंगे तो ये जो है वो tan इनवर्स जो है वो साफ ज़रा एक्स नॉट ये ज़ीरो आ जाएगा। तो साफ ज़रा साइन ज़ीरो बाई कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो इसका मतलब है tan वो जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, फाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। सही है ना, सादा सी बात है। तो अब हम जो है वो ये देखते हैं इसमें कि ये साफ ज़रा कॉज ओमेगा एन टी माइनस जो है वो मतलब है फाई ज़ीरो है, तो एक्स नॉट कॉज ओमेगा एन टी। तो यानी अगर हमें पता हो कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है तो हम चुप करके जो है वो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे बजाय उसको डायरेक्ट लगाने के। तो ये कुछ कंडीशंस के लिए सिंप्लीफाइड फार्मूले आ गए। 2.3 इनिशियल अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो एक्स नॉट बाई ओमेगा एन, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। देखें वेलोसिटी ज़ीरो नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो टर्म ही सारी एक्स टी देखें ज़ीरो हो जाएगा, नो ऑसिलेशन। और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी तो इनिशियल जो है वो डिस्प्लेसमेंट आएगा और जो है वो आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन आ गया। ये फोर्थ कंक्लूजन ओमिट कर दें। तो इन दिस वे हमारे ये डेरिवेशन जो है वो पूरी हो गई है। अब इस लेक्चर में जो है वो एक एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं ताकि उसका जो है वो आर्टिकल का एप्लीकेशन आ जाए। तो ये एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं, सही है ना। वो कहता है कि हार्मोनिक रिस्पांस ऑफ ए वाटर टैंक। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको हम जो है वो लैब में ऑसिलेट भी जो है वो करेंगे, सिमुलेशन भी करेंगे। तो कहते हैं द कॉलम ऑफ ए वाटर टैंक शोन इन फिगर जो है वो 2.10a, ये फिगर 2.10a के अंदर उसकी जो है वो फिज़िकल डायग्राम दी हुई है और ये स्कीमेटिक दी हुई है। यहाँ पे ये वाटर टैंक जो है वो जैसे हमारे ये KSK में भी जो है वो इस तरीके से बना हुआ है, तो इस तरीके का वैसा ही जो है वो उसने एक जो है वो मतलब इंटरनेट से जो है वो कोई पिक्चर जो है वो साफ ज़ाहिर ली है। तो अब इसमें जो है वो ये वाटर टैंक है जो कि इसको जो है ये कॉलम सपोर्ट कर रहा है। तो इसी के बारे में जनाब वो कहता है कि कॉलम की जो है वो 300 फीट हाई है। अब इसमें एक बात याद रहे कि ये सिस्टम ब्रिटिश दिया हुआ है, आपको एग्ज़ाम में सिस्टम दिया जा सकता है SIB, तो आपने उनको फिर कन्वर्ट करने नहीं बैठ जाना, जिस सिस्टम में हो उसी में सॉल्व करना है। इज़ मेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट विद अ ट्यूबुलर सेक्शन, ये ट्यूबुलर सेक्शन है, यानी इसका मतलब है कि अंदर से वो हॉलो सेक्शन है, उसका इनर डायामीटर होगा और आउटर डायामीटर होगा। ये ट्यूबुलर सेक्शन यानी ट्यूब है, सही है ना, सॉलिड सेक्शन नहीं है, सही है ना। जो कंक्रीट का वो कॉलम है ना, कॉलम ऑफ वाटर टैंक इज मेड ऑफ हाई कंक्रीट, वो ट्यूबुलर है, उसका जो है वो इंटरनल डायमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर है या इनर रेडियस है। तो ये दिया हुआ है। टैंक का वे जो है वो वे कितना है, वो इतना है जनाब, ये दिया हुआ है। व्हेन फिल्ड विद वाटर बाय निगलेक्टिंग द मैस ऑफ द कॉलम एज्यूम यंग्स मॉड्यूलस, ये है रिइंफोर्स्ड जो है फॉर डिटरमिन फॉलोइंग। क्या फाइंड करना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन रिस्पांस ऑफ द वाटर टैंक यानी XT फाइंड करना है ड्यू टू इनिशियल ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 10 इंच का, और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ वाटर टैंक। अब हमें पता है कि वो कैंटिलीवर बीम की तरह, कैंटिलीवर का फार्मूला हम जानते हैं कि K = 3EI/L³ होता है। तो अब जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे आगे जो है वो चेक करें तो उसने जो है वो क्या प्रेजेंट केस में L जो है वो ये दिया हुआ है, उसकी जो है वो फीट में था 300 फीट, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। 1 फीट जो है वो 12 इंचज़ के बराबर होता है, 36 इंचज़ ये बन गए। E जो कि P पाउंड पर स्क्वायर इंच में था ना, तो जो कि याद रख लें जो कि उसने E जो है ना, ये देखें ख्याल रखना है कि जो कि E जो है उसने PSI में दिया, इस वजह से वो फिट में इसको यूज़ नहीं कर रहा। अगर ये पाउंड पर स्क्वायर फिट में होता है यानी PSF लिखा होता तो इसको डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता था,
सही है ना। तो यूनिट्स होमोजेनिटी का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये जो है वो इंचेस में है, तो ये जो है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच है। तो अब जो है वो आई निकाला तो वो क्या होता है सेकंड, यानी होता है सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पाई बाई डी डायमीटर की फॉर्म में जो है वो ये होता है। तो पाई बाई 64 डी आउटर रेज पावर डी इनर रेज पावर 4, तो ये डायमीटर करके वो इंच रेज पावर 4 ये आ गया। के की वैल्यू जनाब यहाँ पे ये आ गई। तो अब हमें ओमेगा एन स्क्वायर रूट के बाई एम के बराबर है। अब इसमें एम भी ख़ास तौर पे याद रखें कि ब्रिटिश सिस्टम में चौके जो है उसने वेट दिया हुआ है, तो वेट को उसने ये देखें एम असल में निकालने के लिए डब्ल्यू बाई जी किया है। ये देखें ये डब्ल्यू है और ये जी जो है वो आ गया है, जी होता है 32.2 फिट में, ठीक है ना। ये नहीं देखिए ऊपर तो ये के आ गया ना, ये यहाँ पे ये निकाला है पाउंड पर इंच में, तो नीचे जो है वो आना था एम को लिखा है उसने डब्ल्यू बाई जी। तो अब जो है वो डब्ल्यू जो है वो ये आ गया और जी ये ऊपर जाके डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया है। लेकिन ये 386.4 इंच पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना, चूँकि ये यूनिट्स इंचेस में थी। अगर जो है ना तो इसमें ये गलती नहीं करनी कि आप 32.2 फिट में होता है पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है इंचेस फिट पर सेकंड में ये। तो यहाँ से ये इतने जो है वो रेडियन की वैल्यू आ गई। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आई, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसके जो है वो यहाँ से आप हर्ट्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 0.997। तो ये हर्ट्स में जो है वो वैल्यू मकसद है कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैं आपको जो है वो कैलकुलेट करके जो है बताता हूँ। 0.9977, ठीक है ना, जो कि जो एफ एन होता है वो किसके बराबर होता है 2 पाई बाई जो है ओमेगा बाई 2 पाई के बराबर होता है, सही है ना। तो इसको जो है वो हम जो है वो डिवाइड कर देंगे 2 पे और जो है 2 पाई पे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है वो हर्ट्स में जो है या साइकिल्स पर सेकंड में आ रही है 0.1587 हर्ट्स वगैरह ये आ रही है। टाइम पीरियड जो है वो सावधानी निकालना है, तो ये क्या होता है उसका मतलब है 2 पाई बाई ओमेगा एन के जो है वो बराबर होता है, सही है ना। तो ये चीज़ आ गई। तो ये जो है वो आ गया है 6.29, यानी उसका एक जो है वो साइकिल पूरा करने का टाइम आ गया है 6.297 सेकंड्स। तो ये चीज़ आ गई। अब जनाब बी में जो है ना उसने कहा था, ये ऊपर पढ़ें, बी में उसने कहा था कि वाइब्रेशन रिस्पांस ऑफ द वाटर रिस्पांस ऑफ 10 इंच, ठीक है ना। तो 10 इंच की वजह से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, अब ये याद रखना कि 10 इंच कोई मतलब है वो मैक्सिमम नहीं है, लेकिन उसने ये बता दिया कि इनिशियल जो है वो ये है। तो अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल टैंक जो है वो इज़ ज़ीरो, सही है ना, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये दे दिया है, ठीक है ना। तो अब चूँकि वेलोसिटी उसने जो है इनिशियल दी हुई नहीं तो उसने ज़ीरो जो है वो एज्यूम कर लिया बहरहाल। अच्छा, अब रिस्पांस जो है वो इसका उसने यूज़ किया ए नॉट साइन ओमेगा एन टी प्लस फाई नॉट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट का ये हो सकता है कि सर इसमें साइन क्यों उसने जो है ना वो इक्वेशन ली है, जो 2.21 वाले को साइन वाले क्यों नहीं ली। तो याद रख लें ये दिस इज़ क्वाइट रैंडम, इसमें कोई मसला नहीं, आपको साइन वाली भी ले लें तो इसके अंदर भी रिज़ल्ट सेम आएंगे, तो आपने ये खुद ट्राई करके देखनी है। तो ये फंक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी है, चूँकि दोनों ही कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अब जो है वो इसके अंदर जो है वो उसने एम्पलीट्यूड ये निकाला, ये देखें एम्पलीट्यूड यानी कि मतलब उसको वेरीफाई किया है, इन्हें वेलोसिटी जो है वो चूँकि ज़ीरो हो गई तो ये आ गया, और फेज़ एंगल निकाल रहा है तो साफ ज़ाहिर है वो जो है वो आ जाएगा इन्फिनिटी tan इनवर्स, तो ये पाई बाई 2 के बराबर आ गया। ये वैल्यू पुट की है तो ये 10 साइन जो है वो ये चीज़ आ गई। अगर जो है वो मतलब कॉज होता तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ज़ीरो आ जाता, यानी देख लें वही चीज़ आ जानी थी। अगर कोसाइन डायरेक्ट लगाते तो 10 कॉज और यहाँ पे ओमेगा एन टी, वैसे यहाँ पे आना था -5, तो -5 यहाँ पे जैसे पाई बाई 2 है यहाँ पे ज़ीरो आता तो सिंपली वो भी सेटिस्फाई हो जाती थी। तो इस चॉइस में जो है वो दिस इज़ क्वाइट रैंडम, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जनरल जो है ना वो रिस्पांस की इक्वेशन आ गई, ये जो आई इक्वेशन E1 ये आई है जनरल रिस्पांस की। अब इसका जो है वो वेलोसिटी निकालनी है जनरल, तो हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे
तो साफ ज़रा 10 और ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया 7, ये जो है वो मतलब उसके आ गया, सही है ना। इसका डेरिवेटिव ले लें या इसका ले लें, नो प्रॉब्लम, सही है ना। अब इसके अंदर जो है वो जनरल ये आ गई, लेकिन अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हमने ये चीज़ देखनी है ना एक्स डॉट, ये तो जनरल वेलोसिटी आ गई ना। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब ये कोसाइन के साथ उसका जो कोफिशेंट होगा ना ये वाला, जब ये एक्स डॉट इसके बराबर होगी, तो यानी कॉज 0.997 प्लस पाई/2 अगर ये 1 हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये एक्स डॉट ही मैक्सिमम होगा। तो यही काम उसने किया है कि एक्स डॉट मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, वो ये A0 10 है और ओमेगा n के बराबर होगा, जो कि कॉस जो है वो साथ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है हार्मोनिक वो 1 होना चाहिए। तो जब हार्मोनिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या होते हैं, ये 1 होने चाहिए ना जो, तो इस वजह से जो है वो ये वैल्यू आ गई। अगेन इसका जो है वो डबल डेरिवेटिव जो है वो लिया इस इक्वेशन का, तो एक्सेलेशन आ गया। अगेन जब ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ये वाला सारा कुछ जो है वो 1 के बराबर होगा, तो मैक्सेलेशन जो है वैल्यूज निकालनी चाहिए। तो हैंस जो है वो ये लेक्चर पूरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपने तवज्जो से समझना है। और जो है थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।